नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दिव्यास्त्र क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे एकदम। और दोस्त, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम इसको कह सकते हैं, जिसमें दरअसल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। और आप भारत के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे कि भारत में किस प्रकार का शासन है। और प्रस्तावना, जिसको संविधान का परिचय पत्र भी कहा गया है, या कहूँ तो जिसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है कुछ लोगों के द्वारा, तो ये बताता है कि भारत के जो संविधान की प्रकृति है, उसका जो स्वरूप है, यानी कि नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो उसके बारे में हम जानेंगे और बड़े विस्तार से आज हम इसको पढ़ेंगे। दरअसल में आप इसको 5 मिनट में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन दरअसल में वो विषय 5 मिनट का नहीं है, बड़ा शानदार और जानदार विषय है। पॉलिटी अगर आप बहुत अच्छी कमांड उस पर करना चाहते हैं तो प्रस्तावना में सीखने के लिए बहुत कुछ है। उन्हीं सब बातों को हम आज कक्षा में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि प्रस्तावना जो है, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये होगा, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है? आप इस बारे में क्या जानते हैं, कितनी समझ आप रखते हैं? या मैं कहूँ आपसे कि प्रस्तावना को कभी आपने पढ़ा है बड़े ध्यान से या नहीं? तो एक खाली पेज साथी अपनी कॉपी पर अभी आप छोड़ देंगे और उसमें आप लिख लेंगे भारत की प्रस्तावना। और ये आपका आज का होमवर्क रहेगा कि आप प्रस्तावना को बड़े अच्छे से, कहीं से भी आप उसको देख सकते हैं, बड़े अच्छे से और सुंदर तरीके से उसको आपको लिखना है। एक बार थम्स अप करें, जी भैया हम उसको जरूर लिख लेंगे। तो कई लोगों ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है, और कई लोगों ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो ये सारी बातें हमको समझनी है, कब ये कहा, किस वाद में कहा गया, किस आपका केस में कहा गया, या किस रेफरेंस केस में वो कहा गया, वो सारी बातें हम आज जानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो शुरू करेंगे नया टॉपिक। ये आपके सामने एक बार देख लेंगे। इसका एक फोटो अभी आप ले लीजिए, फिलहाल मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। इसका एक इमेज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब क्लास हमारी खत्म होगी तो बाद में जब कदा आपको समय मिलेगा तो उस समय में आप इसको लिख लेंगे। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेंगे। लिखना जरूर लेकिन, ठीक है, ऐसे नहीं, मतलब आलस का शिकार नहीं होना है। कभी सोचे नहीं भैया क्यों ही लिखे, उसके लिए जो चीज़ें हैं हमको याद है, दरअसल में आपको याद नहीं है, वही एहसास हम आज आपको क्लास में कराएंगे। जिनको याद है वो अच्छी बात है। यहाँ पर आते हैं, क्या बोलेंगे, लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल। अब देखो प्रस्तावना है क्या, तो इसको हम कुछ स्टेटमेंट्स के माध्यम से समझते हैं। कुछ विद्वान लोगों ने कुछ कथन दिए हैं, तो उनके कथन क्या हैं वो लिखेंगे पहले, सबसे पहले हम इसमें तो लिखेंगे प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है, जिससे हम समझ पाएंगे कि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है, आपसे मेरा प्रश्न भी है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, यानी ये कहा उन्होंने, प्रियम्बल इज द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा था? तो आपका नाम आएगा गजेंद्र गडकर जी ने कहा था। किसने? गजेंद्र गडकर। अगर मैं बात करूं गजेंद्र गडकर कौन थे, आज हम एक केस पर भी डिस्कस करेंगे। तो गजेंद्र गडकर जो थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, है ना, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे। दूसरा स्टेटमेंट आता है, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये किसने कहा था? जन्म कुंडली बोले तो जन्म कुंडली को और क्या बोलते हैं हम शब्द? आप कहोगे भैया इसको हम बोलते हैं जन्म कुंडली को जन्मपत्री भी कह सकते हैं, कुंडली बोल देंगे सिर्फ। संविधान की जन्मपत्री शब्द का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा सही होगा। जन्मपत्री अर्थात कुंडली है। ये किसने कहा था? मुंशी जी ने कहा था। आप सब लोगों को पता होना चाहिए के एम मुंशी प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से एक थे या नहीं थे? जी भैया थे सदस्य। यानी प्रियम्बल इज द, यानी प्रियम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो होरोस्कोप किसने कहा है प्रियम्बल को? तो आप बोलेंगे के एम मुंशी। तीसरा स्टेटमेंट आता है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा है? संविधान का परिचय पत्र यानी इंट्रोडक्टरी लेटर है, पत्र है। ये बात किसने कह दी? ये आप बोलेंगे संविधान का परिचय पत्र ये कहा था नाना पालकीवाला ने। नाना पालकीवाला। नाना पालकीवाला कौन थे? ये देश के एक प्रसिद्ध वकील रहे हैं, एडवोकेट थे। और यूजीसी नेट ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ से कि नाना पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र अपनी किस पुस्तक में कहा है। ठीक है, तो उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है, इनकी जो बुक है, इनकी बुक का नाम है वी द पीपल। और वी द पीपल से आप समझते ही हैं, इससे मैंने बताया था वी द पीपल, यहाँ से अमेरिका का संविधान और भारत के संविधान में भी प्रस्तावना में यही शब्द है। नाना पालकीवाला, इन्होंने क्या कहा? प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी लेटर ऑफ, प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लिख सकते हैं ना भैया इतना तो, बाकी तो प्रियम्बल इज द, यहाँ से लिख सकते हैं प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी की जगह सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये नाना पालकीवाला ने कहा। चौथा स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा यानी कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये है ठाकुर दास भार्गव का। ठाकुर दास भार्गव, यानी हम कह सकते हैं इसको क्या बोला है? प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और पांचवा स्टेटमेंट यहाँ पर आता है, प्रस्तावना को की नोट किसने कहा है? प्रस्तावना के बारे में यही 5 बातें कही गई हैं महत्वपूर्ण। प्रस्तावना को की नोट
यानी प्रियम्बल को की नोट किसने कहा था? तो इंग्लैंड के एक राजनीतिक विशेषज्ञ थे, उनका नाम है अर्नेस्ट बार्कर ने। और अर्नेस्ट बार्कर ने ये कहा है अपनी पुस्तक, उनकी बुक का नाम है, उनकी बुक है आपका प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। ये बात समझे। यानी हमने यहाँ पर जाना कि प्रियम्बल के बारे में भैया आपके कितने स्टेटमेंट हैं? 5 सबसे मेजर स्टेटमेंट है, यहाँ से समझेंगे एक बार। तो गजेंद्र गडकर जो आपका एक साथी हमारा सुप्रीम कोर्ट में जज थे, वो क्या कहते हैं इसको? उन्होंने कहा ये संविधान की कुंजी है। कुंजी अर्थात की है। आप की से क्या समझते हैं? आप कुंजी से क्या समझते हैं? तो आप कहेंगे भैया अगर इन्होंने कुंजी कहा है तो कुंजी जो शब्द होता है की, वो किसी ताले के लिए होता है, और किसी ताले को खोलने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? एक कुंजी अर्थात की आवश्यकता होती है। हाँ या ना? जी बिल्कुल। तो यानी कि प्रस्तावना एक कुंजी है, तो ताला कौन हुआ? तो ताला हुआ आपका संविधान। यानी अगर हमको संविधान को खोलना है तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? प्रस्तावना। यहाँ खोलने से उनका तात्पर्य है कि यदि संविधान के बारे में, भाई आप किसी चीज को खोलेंगे तो ये जानेंगे ना उसमें क्या है। तो वो कह रहे हैं कि संविधान के बारे में यदि आपको जानना है कि भारत के संविधान की प्रकृति क्या है, तो आप उसकी प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, और प्रस्तावना को पढ़ के ही आप समझ जाएंगे कि हमारे संविधान में किन चीजों का ध्यान रखा गया है, या हमारे संविधान की विषय वस्तु क्या है। यानी जो हमारी संविधान सभा थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि वो इस देश के लिए जो संविधान बनाना चाहते थे उसकी प्रकृति क्या थी। इतनी बात ठीक है। प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री, जैसे याद रखना, जन्मपत्री जो है मुंशी ही बनाते हैं, मुंशी थे एक। और इसको अब आप जन्मपत्री से क्या समझते हैं? हम सब जानते हैं जब हमारा जन्म होता है तो अक्सर घरों में क्या है, जन्मपत्री बनाई जाती है। इसमें बच्चे का समय लिखा होता है उसके जन्म का, और उसके मतलब जो गुण होते हैं कि वो किस राशि का है। जैसे आप जानते होंगे कि भाई आपका 12 प्रमुख राशियों में से कोई एक ना एक राशि होती है हमारे जन्म से, उस सबका विवरण होता है। यानी उस कुंडली को देखकर ही बहुत सारे लोग, जैसे ज्योतिष विद्या में जो विश्वास रखते हैं या ज्योतिष को जो जानते हैं, वो कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति जीवन में ऐसा होगा, यानी उसके आगे के बारे में आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे यानी कि प्रस्तावना पढ़ के ही ये आइडिया लग जाएगा कि आगे संविधान में किन मूल्यों को प्राथमिकता पर रखा गया होगा या किन मूल्यों को केंद्र में रखा गया होगा। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। परिचय पत्र आप समझते हैं? परिचय पत्र में भी क्या होता है? आपके बारे में जानकारी होती है, यानी संविधान के बारे में जानकारी है। तो ये कहा है नाना पालकीवाला ने, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न और आता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद को, किसी एक आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है। उद्देशिका को नहीं कहा है उन्होंने आपका साथी प्रस्तावना को नहीं कहा है। तो आप बोलेंगे वो है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब हम आर्टिकल 32 को पढ़ते हैं, अनुच्छेद 32, उसमें क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है, संवैधानिक उपचारों की बात की गई है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो वो आर्टिकल 32 है। बहुत बढ़िया, सारे साथियों ने उत्तर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे जानना और सीखना है। प्रस्तावना को की नोट किसने कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने। कि भाई ये की नोट है। की नोट मतलब एक मुख्य बिंदु है, ठीक है, एक कुंजी बिंदु है। तो कुंजी बिंदु का मतलब क्या हो गया? वे उसी स्टेटमेंट को बता रहे हैं जो गजेंद्र गडकर का स्टेटमेंट है। तो याद रखेंगे। तो आप बात चला गया होगा आपको, इतना थम्स अप करके मुझे बताएं कि आप इतना जान चुके हैं कि प्रस्तावना संविधान में किस तरह से महत्व रखती है। तो आप कहेंगे भैया वह कुंजी है। आपको कभी लिखना पड़े इस बात के लिए कि प्रस्तावना का संविधान में क्या महत्व है, तो आप लिख पाएंगे कि वह संविधान के किसके मूल्यों के बारे में बताता है, वह उसकी कुंजी है। ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया, यहां से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ओके, आगे आते हैं। प्रस्तावना को आप सबने अभी स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो वहां पर एक छोटी सी बात आती है। प्रस्तावना जो मुख्यतः हमको 4 बातों को बताती है, लिखना। प्रस्तावना 4 बातें बताती है। प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं दोस्त। 4 बातें बताती है। कभी परीक्षा में उद्देशिका नाम से आए, वो 4 बातें कौन सी हैं? प्रियम्बल टेल्स अबाउट द 4 थिंग्स। प्रियम्बल टेल्स अबाउट द 4 थिंग्स। और मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे ही आप इन चारों बिंदुओं पर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तो साथ में आपको, अगर बहुत ध्यान से आपने पढ़ा आज की कक्षा को, तो प्रस्तावना आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी। आप भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूलेंगे। देखिए, प्रियम्बल हमको 4 चीजों के बारे में बता रही है। पहली चीज है, पूछा जाता है, पहला प्रश्न पूछा जाएगा, प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत क्या है? पहली चीज वो हमको बताती है शक्ति का स्रोत, यानी सोर्स ऑफ द पावर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं या हम प्रस्तावना की बात करें, तो यहाँ पर शक्ति का स्रोत क्या है? तो जो भारतीय संविधान में शक्ति मैंने आपको बताई थी जब हम संप्रभुता को पढ़ रहे थे, तो संप्रभुता पढ़ते समय मैंने आपको बताया था संप्रभुता भी कई प्रकार की होती है। आंतरिक संप्रभुता, यानी हम देश के अंदर निर्णय लेने के लिए क्या बोलेंगे, आपका किसी के बाध्य नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। बाहरी स्वतंत्रता, यानी देश से बाहर के मामलों पर और हमारे देश का मैटर है, तो हम किसी आपका दबाव में आकर के उस संप्रभुता को या बोले तो उस डिसीजन को नहीं लेंगे, इसको हम बोलते हैं बाहरी संप्रभु हम हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बिंदु आता है, उस एक पॉइंट को मुझे बताएंगे। मैंने आपको यहाँ पर बताया था लोकप्रिय संप्रभु कौन है, यानी कि जो पॉपुलर सवरेनिटी है वो किसके पास में है, या पॉपुलर सवरीन कौन है हमारे देश में। तो सारी शक्तियां जो प्राप्त होंगी, मान के चलिए आप कहें भैया हमारे देश में प्रधानमंत्री शक्तिशाली हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को शक्ति कहां से मिली? जब उन्होंने उस सदन का बहुमत प्राप्त किया। अब बहुमत जो प्राप्त किया, तो बहुमत किससे प्राप्त किया? वोट से। और वोट किसने दिया? जनता ने दिया। जनता ने उसको वोट दिया। प्रेसिडेंट भी साथ ही इलेक्टेड हुए, तो कुछ लोगों ने, जो चुने गए लोग हैं, उन्होंने वोट डाली, लेकिन वो चुने गए लोग भी कहां से गए? जनता के द्वारा ही उनको शक्ति प्राप्त हुई। तो आप कहेंगे भैया हमारे यहाँ जो शक्ति का स्रोत है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन है? वो जनता है। यानी कि जनता हम बोलेंगे भारत के लोग। तो कभी भी पूछे भारत के संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ द पावर क्या है, तो आप कहेंगे भारत के लोग। लेकिन इस पर बहुत सारे लोगों ने आलोचना की है। मैंने आपको एक तथ्य समझाया था कि क्या भारत का संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा चुनी गई थी, वो संविधान सभा क्या सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार से चुनी गई थी? क्या उस संविधान सभा को चुनने के लिए सभी लोगों ने वोट डाला था? आप सिर्फ उसका प्रतिशत लिख दीजिए कि कितने भारतीय ही वोट डाल पाए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए।
तो आप कहेंगे इस बात को कि भैया सभी लोग वोट नहीं डाल पाए थे, सिर्फ 10% वोट, लगभग 10% वोट माध्यम से, जिसको हमने कहा था सीमित मताधिकार, यानी कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार था, आज की तरह सभी आपका वयस्क लोग वोट नहीं डाल सकते थे। पहले तो जो लोग टैक्स देते थे या एजुकेशन की कुछ शर्तें थी तो वही लोग वोट डालते थे, और आपने एकदम से सही उत्तर दिया है कि सिर्फ 10% जनता को यह अधिकार था। तो इसी को लेकर के सबने आलोचना की कि हम कह रहे हैं भारत के लोग, मैंने आपको बताया था संविधान सभा में खड़े होकर महावीर त्यागी जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को टोक दिया इस बात पर कि आप ये हम भारत के लोग शब्द कहाँ से लेके आ रहे हैं, यहाँ तो जनता का तो, पूरी जनता का तो प्रतिनिधित्व ही नहीं था, पूरी जनता को तो वोट का ही अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया था, क्या रिप्लाई किया था उन्हें कि भाई अमेरिका के संविधान में भी ऐसा ही हुआ है, वह भी वी द पीपल से शुरू होता है। तो यहाँ पर कुछ आपका जो आलोचनाएं हैं उनसे प्रश्न बनते हैं, वो आलोचना आप लिखें एक बार, क्या बोलेंगे। एक विस्काउंट साहब है, उनका एक कथन है, कहीं किनारे पर लिख लेना थोड़ा सा, छोटा सा एक बॉक्स बना करके। विस्काउंट ने क्या कहा है कि इसमें सभी लोगों को वरीयत, मतलब सभी लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं था, तो उन्होंने एक तंज कसा है इस पर, यह सिर्फ हिंदुओं की सभा है, यह सिर्फ हिंदुओं की सभा है। संविधान सभा को उन्होंने क्या कह दिया था, यह सिर्फ हिंदुओं की सभा, यानी कि हिंदूज असेंबली उसको बोल दिया था, दिस इज द ओनली हिंदूज असेंबली। और ये स्टेटमेंट किसका है, अब हम इस बात को क्लिंग करेंगे इससे। ऐसे ही यहाँ पर विस्काउंट के अलावा एक कथन आता है आपका किसका, ऑस्टिन का। ऑस्टिन ने क्या कहा है, ऑस्टिन ने कहा है कि भारत का एक सूक्ष्म दल है, यह भारत का एक सूक्ष्म दल है, भारत का एक सूक्ष्म दल, यानी कि उसको माइक्रो ग्रुप बोल दिया कि उन्होंने, क्या बोलेंगे, भारत का एक माइक्रो ग्रुप उसको बोल दिया उन्होंने। तो ऑस्टिन साहब इस कथन को कह रहे हैं। अब ये किसके बारे में बोल रहे हैं ये बात, आप कहोगे संविधान सभा के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के बारे में। क्योंकि हम सबको पता है कि भाई सबको वोट का अधिकार नहीं मिला, तो उन्होंने बोला कि भाई जो हम भारत के लोग आप बोल रहे हैं यह सिर्फ हिंदुओं की सभा है, यानी कि उस समय जो आपका संविधान सभा थी उसमें क्या है आपका, अगर बात करें तो जो हिंदू आपका लोग थे उनकी संख्या ज्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि ये तो यहाँ पर जितने भी कानून या ये लोग आपका संविधान बनाएंगे वह हिंदुओं को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर ऑस्टिन साहब ने बोला भारत का एक सूक्ष्म दल है, किसी बात के लिए, क्योंकि सारे जनता का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है, सारी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है इसमें, यानी सभी भारत के सिर्फ 10% लोगों को अधिकार है। तो आप क्या बात समझेंगे यहाँ से, तो ये इस पर एक आलोचना की गई है इसकी। तो भारत के जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोक प्रभुसत्ता, लोक प्रभुसत्ता। भारत के लोगों से इसको जो है ताकत प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, इसी को लोक प्रभुसत्ता कहा जाता है, या पब्लिक सॉवरेनिटी इसको बोला जाता है। आपसे कभी भी प्रश्न बनेगा तो आप आंसर करेंगे भारत में लोकप्रिय संप्रभु कौन है, तो भारत की जनता है, ठीक है। अतिरिक्त बातें नहीं करनी है साथी, प्लीज कक्षा में अतिरिक्त बातें नहीं। किसी भी परीक्षा के लिए आप इस क्लास को पढ़ सकते हैं, किसी भी भारतवर्ष का कोई भी, इसके बाद में जब मैं इसको पूरा कर लूँ तो आप किसी भी परीक्षा को देके आए तो यहाँ कक्षा से आप जब मिलान करेंगे तो आप ये पाएंगे आपका सर्वोत्तम कक्षाओं में से एक थी। इसका बाद में मैं ये कहूँ कि तो इसका मैं ये आपसे दावा भी कर सकता हूँ कि पूरे देश भर में प्रसारित होगी। अभी आप सीखिए, मैं हर रोज आपको नहीं बता सकता हूँ आपकी इन परीक्षाओं के लिए, मैं कहता हूँ आप किसी भी परीक्षा के लिए इसको कर सकते हैं, ओके। तो लोक प्रभुसत्ता की बात आ गई यहाँ पर। दूसरी जो बात ये हमें बताता है, एक तो हो गया हमारा क्या, सोर्स ऑफ द पावर, भारत के लोग। और कभी भी पूछे आपसे कि जो प्रस्तावना के शुरुआती शब्द हैं वह भी क्या हैं, प्रस्तावना के शुरुआती शब्दों को जरा ध्यान से देखिए, कभी भी आपसे पूछेगा प्रस्तावना के जो शुरुआती शब्द हैं वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कहां से शुरू हुआ, हम भारत के लोग। आगे आते हैं, दूसरे किस बिंदु पर बात की गई है, दूसरा बिंदु लिखेंगे, शासन का स्वरूप बताया गया है, शासन का स्वरूप, कि भाई हमारे देश में जो शासन होगा वो कैसा होगा। शासन का स्वरूप 4 बातें बताता है, जिसमें से पहली बात मैंने आपको कही शक्ति का स्रोत, दूसरा शासन का स्वरूप यानी कि नेचर ऑफ गवर्नेंस, नेचर ऑफ गवर्नेंस, यानी हमारे देश में जो आपका शासन है वो किस प्रकार का होगा। और शासन के स्वरूप में वह बात करता है 4 बिंदुओं पर, कौन कौन से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। दूसरी बात उसने की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के अलावा समाजवादी व्यवस्था, कैसा शासन होगा, वो समाजवादी शासन होगा। और तीसरी बात करता है समाजवादी शासन होने के साथ में वह पंथ निरपेक्ष भी होगा, पंथ निरपेक्ष शासन होगा। और चौथे बिंदु पर बात की, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि गणराज्य का क्या अर्थ है, तो बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं, टूटी फूटी परिभाषाएं आप याद रखेंगे, लेकिन वही हमें आज समझना है। यानी कि अगर मैं बात करूं कैसा होगा शासन, सवरीन होगा, सवरीन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, और साथ में आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शासन होगा, ठीक है। तो शासन का स्वरूप बताया गया। अब इन चारों को हमको समझना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है, पंथ निरपेक्ष होने का क्या मतलब होता है, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, और गणराज्य का क्या मतलब होता है, जिससे मिलकर लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनता है, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे पहला तो छोटा ही बिंदु है, क्योंकि सॉवरेनिटी में आपको पढ़ा चुका हूं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ आप अलग से ही लिखेंगे, अलग से लिख लीजिए। पहला बिंदु शुरू करेंगे हम, क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है। भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने की बात की गई है प्रस्तावना में, तो उसका क्या मतलब है उसका, यानी छोटा सा शब्द लिखिए, हम किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त हैं, किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त हैं, नियंत्रण से मुक्त है, मतलब कोई अन्य देश हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता है।
क्या कह सकते हैं? फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। ये सारी बातें थम्स अप करके बताएं मुझे। जब मैंने आपको बताया था राजव्यवस्था के अंग, तो वहां पर हमने इस बात को पढ़ा था। आपका बोलेंगे भी फटाफट से एक बार, सरकार और राजव्यवस्था के अंग हम पढ़ रहे थे। जैसे मैं कहूं कि हमारा देश आंतरिक आंतरिक संप्रभु है, इसका मतलब देश की सीमाओं के अंदर के निर्णय लेने के लिए हम किसी के भी बाध्य नहीं रहेंगे। भाई किसी के भी हम ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे। भाई अमेरिका ये कहे हमारे देश के मामलों पर कि भाई यूपी के 4 हिस्से होने चाहिए, तो क्या हम अमेरिका की बात को मानेंगे? आप कहेंगे नहीं। या अमेरिका हमसे ये कहे कि भाई आप जो है अपनी राजधानी जो है अब भोपाल कर लो, तो क्या हमें उनका वो निर्णय मानना पड़ेगा? या वो कहें कि आपके अपने प्रधानमंत्री के लिए चुनाव मत कराओ, ठीक है? या वो बोले आप लोग अपने राष्ट्रपति को चुना हुआ मत रखो, इलेक्टेड मत रखो, उसको ऐसा रखो जैसा हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे नहीं, हम बाध्य नहीं है। ओके, नो कहा आपने, यानी आप समझते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात सवरीन होने का क्या अर्थ है। सवरिनिटी वर्ड हम समझेंगे, किसी भी बाहरी नियंत्रण से हम मुक्त हैं। दूसरा बिंदु हमारा आता है समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? और समाजवाद को जो माने वही समाजवादी। तो ये समाजवाद क्या है आपका? समाजवाद बोले तो सोशलिज्म का क्या अर्थ है? बहुत बार आप शब्द सुनते होंगे समाजवाद, तो आप थोड़ा सोचने का प्रयास करिए समाजवाद दरअसल में होता क्या है। समाजवाद साथी आपके दो तरह के होते हैं। समाजवाद दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके लोकतांत्रिक समाजवाद। दो तरह के समाजवादों को हमको समझना पड़ता है। पूछा जाता है प्रश्न, भारत में किस प्रकार का समाजवाद है? एक तो आता है लोकतांत्रिक समाजवाद और एक आता है आपका साम्यवादी समाजवाद। मुख्य रूप से साम्यवादी समाजवाद। प्रस्तावना के संदर्भ में हम बात करें, अभी हम समाज को नहीं पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना के संदर्भ में क्या बात है, यानी कि हम बात करेंगे, पहली तो बात की जाती है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और दूसरा उसका जो विभाजन है वह है कम्युनल सोशलिज्म। इस बात को समझें, आसान से शब्दों में समझेंगे। लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद में सबसे मुख्य अंतर यह है, उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले साम्यवादी समाजवाद को समझना पड़ेगा। देखो, आप जानते होंगे कार्ल मार्क्स थे, और कार्ल मार्क्स ने आपका किसको? साम्यवाद के सिद्धांत को दिया है। तो कार्ल मार्क्स का क्या मानना था? कार्ल मार्क्स कहते थे कि जो कोई स्टेट है, कोई देश है, कोई राज्य है, उस स्टेट में दो क्लास होती है हमेशा। एक तो होता है शोषक, जो खून चूसने का काम करता है या शोषण का काम करता है, यानी एक तो एक्सप्लॉइटर होता है, और दूसरा एक शोषित वर्ग होता है, शोषित यानी जिसका शोषण किया जाता है, और वो हो गए एक्सप्लॉइटेड। बड़े ध्यान से समझना, शोषक में उन्होंने कहा कि जो शोषण करने वाले लोग हैं वो हो गए इंडस्ट्रियलिस्ट, जो हो गए यानी उद्यमी हो गए, बिजनेसमैन हो गए, धनी लोग हो गए। तो एक छोटा सा शब्द है आपका उद्यमी। और शोषित कौन सा होगा? जो पीड़ित वर्ग है, जिस पर अत्याचार किया जाता है, जैसे कि आपका कृषक से आप समझ सकते हैं, किसान से, फार्मर्स, या मैं बात करूं लेबर अर्थात मजदूर वर्ग। उन्होंने कहा दुनिया जो बटी हुई है ना, ये धर्म के नाम पर तो सिर्फ दिखाने को बटी हुई है, जाति के नाम पर दिखाने को बटी हुई है। इस दुनिया में सिर्फ दो ही वर्ग हैं, एक अमीर वर्ग है और एक गरीब वर्ग है। ये किसका मानना था? ये मार्क्स का मानना था। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे होगा कि ये जो गैप है दोनों के बीच में, शोषक और शोषित यानी जिनका शोषण किया जा रहा है और जो शोषण करने वाले हैं, ये अंतर कैसे कम होगा? तो मार्क्स ने इसके लिए बोला कि भाई हमको हिंसा करनी पड़ेगी, और जब अंतिम रूप से वायलेंस होगा तो कौन जीतेगा बताओ? अगर मार्क्स का मानना था कि भाई हम अगर वायलेंस करें, हिंसा करें, तो किसकी जीत होगी? तो आप कहेंगे भैया उद्यमी जो होते हैं वो संख्या में बहुत कम होते हैं, जो इलाइट क्लास होती है वो संख्या में बहुत कम होती है, जबकि मजदूर और किसान ये संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ये सब यूनाइट हो जाए, अगर ये सब इकट्ठा हो जाए और ये सब हिंसा का रूप अपना ले, तो क्या बोलेंगे? उनके सारे तंत्रों पर ये कंट्रोल कर लेंगे, उनकी फैक्ट्री, उनकी कंपनियों पर, सारी चीजों को अपने अधिकार में ले लेंगे। हाँ या ना? सोच के देखिए थोड़ा। देखो, कभी भी ये मत मानना कि भैया हम पहली बार मार्क्स थ्योरी को समझ रहे हैं कुछ लोग, तो हमको तो ये नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको इस बात के लिए मूर्ख बनाएंगे कि आपके काम की चीज नहीं है। आपके काम की हर एक वो चीज है, आपको एक जागरूक छात्र होना है और हर एक बिंदु का ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको ज्ञान इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप जानना नहीं चाहते। तो कभी भी जो कुछ मैं आपको सिखाऊं, और मैं सब कुछ सिखा दूंगा आपको, चिंता नहीं करनी है। तो यहां पर क्या बोलेंगे? मार्क्स ने बोला अगर हिंसा होती है तो इनकी चीजों पर हम कंट्रोल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि ये संख्या में ज्यादा है और ये संख्या में कम है। तो इन्होंने बोला कि फिर क्या होगा अगर ये इन पर कंट्रोल कर लेंगे? तो जो शोषक है वो नहीं बचेंगे, यानी शोषण करने वाले लोग नहीं बचेंगे। फिर कौन बच जाएंगे? जिन पर अत्याचार होते थे या जिनको पीड़ित रहना पड़ता था, एक्सप्लॉइटेड लोग बच जाएंगे, और फिर यही अपनी सरकार चलाएं। जो शोषित लोग हैं वही क्या चलाएंगे? फिर वही सरकार चलाएं। छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, वापस इसी पर घूम कर आऊंगा। तो यहीं पर लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है? लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है? ये अहिंसा का पालन करता है, अहिंसा का। और ये किसका पालन करेगा? साम्यवादी समाजवाद आप कहेंगे भैया हिंसा का पालन करेगा। एक तो मेजर अंतर ये आया दोनों में। दूसरी बात समझे, इन्होंने कहा जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, छोटे से उदाहरण से समझे, इन्होंने कहा कि भाई किसी व्यक्ति से हम देश में आवश्यकता अनुसार श्रम लेते हैं, एक लेबर लेते हैं। मान के चलिए कोई व्यक्ति 10 घंटे काम करता है, तो उसको जो वेतन दिया जाता है वो कितने घंटे के लिए दिया जाता है बताएं जरा? आप कहेंगे भैया सीधी सी बात है, अगर वैसे जो आपका श्रम लिया जा रहा है जितना, उसका जो वेतन होगा, जो सैलरी होगी, वो उसको 10 घंटे के लिए ही दी जाएगी। जनरल सा कॉन्सेप्ट दी जाती है क्या? नहीं। यानी कि जो उसको वेतन है, वेतन उसको कैसे मिल गया? कार्य के अनुसार मिल गया, अकॉर्डिंग टू देयर लेबर और वर्क, उसको सैलरी मिल गई। लेकिन साम्यवादी जो समाजवाद है वो कहता है कि भैया अगर आवश्यकता 10 घंटे की है तो काम तो 10 घंटे ही कराएंगे, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, पहले से ठीक था, वो जमींदारों के घर से था, अब जमींदार तो खत्म हो गए, उन्होंने कहा इलाइट क्लास को उखाड़ फेंकते हैं, तो वो तो बची नहीं।
उन्होंने कहा इसका घर पहले से स्टेब्लिश था, तो एक काम करेंगे, इससे काम तो 10 घंटे ही लेंगे, लेकिन इसको जो सैलरी देंगे वो 6 घंटे की देंगे। ऐसे समाज की परिकल्पना कर रहे थे। क्या प्रैक्टिकल में पॉसिबल है? हाँ या ना? तो क्या भारत में इस प्रकार का समाजवाद है? क्या साम्यवादी समाजवाद भारत में है? अब आप समझ गए होंगे। आप कहेंगे नहीं भैया, भारत में साम्यवादी समाजवाद नहीं है, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो अभी तो हम इसके विभाजन समझे। अब समाजवाद क्या है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है। देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ था, उसको छोटा सा एक बिंदु बना के लिखना और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। DS नाकारा केस लिखें, DS नाकारा केस 1983। समाजवाद को एक सबसे अच्छी व्याख्या यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। इस बिंदु में इन्होंने क्या कहा, पहला बिंदु लिखिए। पहला बिंदु है जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु या कब्र तक। अब कब्र में मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना भैया हिंदू लोगों के लिए कब्र इस्तेमाल कर दें आप, तो आप कहेंगे भैया अंतिम पल या अंतिम क्षण, जो भी आप समझे, लेकिन वहां पर कहा गया जन्म से लेकर के कब्र तक सुरक्षा, यानी कि हम कह सकते हैं सिक्योरिटी फ्रॉम बर्थ टू, पहले बिंदुओं को लिखें और फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिक्योरिटी फ्रॉम बर्थ टू क्रेडल। दूसरा बिंदु, ये राज्य के काम होंगे। आय की जो असमानता है वो कम होनी चाहिए। आय की असमानता मतलब सबको अवसर मिले आय का, वो असमानताएं कम होनी चाहिए कि भाई पता चले किसी तरह की, यानी कि रिड्यूस इनकम इक्वलिटी, ये हम लिख सकते हैं। टू रिड्यूस इनकम इक्वलिटी, असमानता की बात इनइक्वलिटी। और तीसरा सबसे प्रमुख बिंदु इस केस में कहा गया वह है आपका मजदूर, यानी कि जो पिछड़े हैं, या फिर आपका जो वंचित है, जो डिप्राइव्ड क्लास है, मजदूर और वंचितों के कल्याण की बात की गई है। या का कल्याण लिख सकते हैं, की जगह मजदूर और वंचितों का कल्याण, ये बात यहां पर की गई, यानी वेलफेयर ऑफ लेबर एंड डिप्राइव्ड। अब आप समझाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद की एक व्याख्या कही है और उस व्याख्या में कहा गया है कि समाजवाद के असली मायने ये हैं। अगर हम अपने देश को समाजवादी कह रहे हैं, या हमारी प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है वो क्या इशारा करता है, यानी कि यहां पर जो स्टेट होगा, जो राज्य होगा, वो जन्म से लेकर के आपके और जब तक आपका अंतिम पल नहीं हो जाए तब तक आपको सुरक्षा देने का काम करे। ऐसा ना हो कि भाई आप किसी धर्म के व्यक्ति हैं तो इस बात के लिए आप असुरक्षित महसूस करें। ये काम किसका होगा? स्टेट, नेशन का, राज्य का ये काम होगा कि भाई वो आपको क्या करेगा, इस बात के लिए सुरक्षा दे। तभी हम कहेंगे कि हमारा समाज जो है वो समाजवादी है। अगर यहां पर इस देश में कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर खुद को असुरक्षित महसूस करेगा तो हम कहेंगे हमारा देश समाजवादी नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो हिंदू लोग हैं, तो पाकिस्तान के मायने में हम पाकिस्तान को क्या कह सकते हैं कि वहां पर समाजवाद है इस एक बिंदु पर, हाँ या ना? आप कहेंगे वहां पर सुरक्षित नहीं है, तभी तो पलायन हो गया सारे हिंदुओं का वहां से। सीधा सा बिंदु है। दूसरा, आय की जो असमानता है वो कम हो, यानी कि जो लोग हैं अमीर और गरीब, तो यहां पर एक अवसर मिलना चाहिए। क्या हमारे यहां पर एक गरीब व्यक्ति भी अमीर बन सकता है, हाँ या ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसको अपनी इनकम या रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की बाधाएं आए। कठिनाई तो आती है सही मायने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि गरीब व्यक्ति अमीर नहीं बनता हो। तो ये क्या है, समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी आय बढ़ाने के लिए, कहने का मतलब है उनके बीच में जो विषमताएं हैं आय को लेकर के, विषमताएं का मतलब है आपकी जो असमानताएं हैं वो कम हो पाए, तो कर सकता है। जी हाँ। तीसरा, मजदूर और वंचितों का ख्याल रखे कि भाई ये पिछड़े लोग हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी प्रकार से अगर पिछड़े लोग हैं तो इनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। और अगर इन तीन बिंदुओं का ध्यान नेशन रख रहा है तो हम उसको समाजवाद कह सकते हैं। हम सब करके बताएं, समाजवाद की परिभाषा समझ में आई कि एक ऐसा समाज जिसमें पिछड़ों के कल्याण की बात हो, आय की असमानताओं को कम करने की बात हो और साथ में व्यक्ति को एक सुरक्षा मिले समाज में, तो वह समाजवाद का आदर्श उदाहरण है। क्या हमारे देश में यह है या नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमारे देश में हिंसा की बात की गई है? तो आप कहेंगे हमारे देश में साम्यवादी समाजवाद नहीं है, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद भारत में है। इसमें बॉक्स बना के लिख लेंगे, कभी भी आपसे पूछेगा भारत में किस प्रकार का समाजवाद है तो आप आराम से समझा भी सकते हैं कि साम्यवादी समाजवाद क्यों नहीं है और लोकतांत्रिक समाजवाद हमारे यहाँ पर क्यों है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। यानी हमने एक बात कही थी, साम्यवादी सरकार में दो तरह के लोग होंगे, एक तो हैव वाले लोग होंगे और एक हैव नॉट्स वाले लोग होंगे। हैव नॉट्स का मतलब क्या है? हैव नॉट का मतलब क्या है? ऐसे लोग जिनके पास साधन नहीं है और ऐसे लोग जिनके पास में साधन है। तो मार्क्स ने क्या कहा था? हिंसा करिए, इनके साधन छीन लीजिए और उन साधनों को हम अपनी तरह से चलाएंगे और धीरे धीरे चलाते चलाते फिर हमें राज्य यानी कि नेशन की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी गवर्नमेंट की ही जरूरत हमें नहीं पड़ेगी और गवर्नमेंट को भी हम उखाड़ फेंकेंगे। अगर मैं आज आपसे पूछूं एक व्यक्ति रिश्वत क्यों लेता है, एक व्यक्ति को रिश्वत लेने की जरूरत हमारे समाज में क्यों पड़ती है, तो उसी को मार्क्स ध्यान में रख रहे थे। ध्यान से समझना, एक व्यक्ति को पता है कि भाई समाज में दहेज दिया जा रहा है, आज दहेज प्रथा लागू है, तो जिनके पास धन था, जो अमीर वर्ग था, उसने तो दहेज बड़ी आसानी से दे दिया एक गिफ्ट के रूप में, लेकिन उसको अब पालन किसको भी करना पड़ेगा? वह व्यक्ति भी जिसके पास धन नहीं है, अब वह दहेज कहां से दे? तो जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है तो उसको पता है कि दहेज देने के लिए मुझे धन की आवश्यकता होगी। अब धन की आवश्यकता होगी और वह सरकारी नौकरी में किसी पद पर है, तो वह क्या करेगा? फिर उसको पता है उसे अपनी बेटी की शादी करनी है। मतलब कल्पना करना थोड़ा, ऐसा नहीं कि इसके बारे में अभी तर्क और अतर्क कुतर्क की बात नहीं होनी चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं, अभी समझना। दूसरा, आप एक उदाहरण समझिए, एक किसी व्यक्ति को अपने बच्चों को एक हायर एजुकेशन देनी है और हायर एजुकेशन उसको पता है कि सरकार या समाज या गांव के लोग मेरे बच्चे की शिक्षा के लिए पैसे नहीं दे देंगे, तो वह व्यक्ति किसका सहारा लेता है? करप्शन का। तो ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और मार्क्स कह रहा है इस बात को कि आप सोच के देखिए, एक ऐसा स्टेट बनाते हैं, आप गांव से समझिए, एक ऐसा गांव बनाते हैं जिस गांव में सब लोग उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखेंगे, यानी मालिक सब लोग होंगे
कोई अमीर और गरीब नहीं होगा, और जब जिस व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी, मान के चलो किसी की बेटी की शादी है गांव में, तो पूरा गांव मिलकर के उसको सहयोग करे, तो क्या उस व्यक्ति को ऐसे अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता होगी? तो ऐसी थ्योरी सोच रहे हैं मार्क्स, जो प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है। क्या प्रैक्टिकल में पॉसिबल है? तो ये मार्क्स का मानना था। ओके, लेकिन फिर भी दुनिया कहती है कि एक समय ऐसा आएगा जब वंचितों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, एक समय आएगा कि मार्क्सिज्म आएगा दुनिया में। तो ये बात क्लियर हो गई। समाजवाद हमारे यहाँ पर कैसा है, ये सब बातें मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, यानी कि समाजवाद में क्या होगा, समाजवाद में समाज पर जोर ज्यादा दिया जाता है ताकि व्यक्तियों के बीच में क्या हो जाए, समानता बढ़ाई जा सके। एक सिंगल व्यक्ति पर जोर नहीं दिया जाता है, पूरे समाज पर गौर दी जाती है, और यह माना जाता है कि पूरे समाज पर ध्यान देके व्यक्तियों के बीच की जो असमानता है उसको कम करना है। समाजवाद क्लियर है। तीसरी बात आती है पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर। हम कहते हैं हमारा देश जो है, अच्छा जब हमारी मूल संविधान लिखा गया था तो ये वर्ड था या नहीं था? अभी हम आपको बताएंगे कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ 1976 में, उसमें सेक्युलर वर्ड को, पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो यानी कि हमारे देश में 1976 से पहले क्या हमारा देश पंथनिरपेक्ष नहीं था? आप कहेंगे नहीं, हमारा देश शुरुआत से पंथनिरपेक्ष है, बस इस शब्द को विशेषतः लिख दिया गया जब वो तीन शब्द आपका जोड़े गए। समाजवाद शब्द भी जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, और अखंडता शब्द जोड़ा गया। इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे अभी आगे चल के। अभी लिखिए सिर्फ पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? छोटा सा शब्द लिखें, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। यानी कि नो स्टेट रिलीजन, नो स्टेट रिलीजन ऑफ नेशन। मैंने आपको पहले ही बताया, राज्य से मतलब यूपी बिहार मत समझना। जब हम संविधान में बात कर रहे हैं, प्रस्तावना में बात कर रहे हैं, हम नेशन की बात कर रहे हैं। यानी कि नेशन का कोई भी साथी आपका क्या होगा, राजकीय धर्म नहीं होगा। दूसरी बात क्या की गई यहां पर, सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार होंगे। सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार की बात की गई है। यानी कि इक्वल राइट्स फॉर ऑल रिलीजन्स, इक्वल राइट्स फॉर ऑल रिलीजन्स की बात यहां पर की गई है। बात समझ में आती है? अच्छा मैं आपसे पूछूं, हमारे देश का धर्म कौन सा है, राजकीय धर्म? क्या हमारे देश ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म बनाया है? आप कहेंगे नहीं भैया। लेकिन हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अगर मैं बात करूं, समान अधिकार है सब लोगों के लिए। आप कहेंगे जी भैया, एकदम से ठीक है। यानी कि वह पंथनिरपेक्ष हमारा देश है। चौथे बिंदु पर आते हैं। चौथा बिंदु है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके बड़े मायने हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब लोकतांत्रिक गणराज्य समझने से पहले हमको समझना पड़ता है किसको, लोकतंत्र को। पहले शब्द को समझेंगे, सॉरी पहले शब्द को समझेंगे, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या होगा आपका। तो इसके लिए पहले एक बिंदु लिखिए छोटा सा, कि राष्ट्र का, इसका सीधा सीधा मायना होता है राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो निर्वाचित होता है। राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होगा। क्या होगा, राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होगा। लेकिन किसके लिए, एक फिक्स टाइम के लिए, नियत समय के लिए, नियत समय के लिए। यानी चीफ ऑफ द स्टेट या चीफ ऑफ द नेशन, कौन है हमारे राष्ट्र के प्रमुख बताएं? चीफ ऑफ नेशन विल बी इलेक्टेड, विल बी इलेक्टेड, मैंने बोला नियत समय के लिए, फॉर द फिक्स टाइम, फॉर द सर्टेन टाइम। तो मैं आपसे अगर जानना चाहूं कि हमारे यहाँ पर राष्ट्र के प्रमुख कौन है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति साहब हैं। तो राष्ट्रपति साहब हमारे यहाँ पर इलेक्टेड होते हैं या नहीं होते? आप कहेंगे बिल्कुल भैया, निर्वाचित होते हैं। हालांकि वो आपका एफपीपीएस प्रणाली जो मैंने आपको समझाई थी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जनता सीधे वोट नहीं करती है। उनका चुनाव किससे होता है, एकल संक्रमणीय मत, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से उनका क्या होता है, आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व। हम समझेंगे जब राष्ट्रपति साहब का निर्वाचन हम समझेंगे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा निर्वाचन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी चुनते वही लोग हैं जिनको जनता ने चुना है। तो कहने की बात है, हमारे यहाँ पर राष्ट्र का जो प्रमुख निर्वाचित होगा। आपसे कभी भी पूछा जाए भारत एक लोकतंत्र है, आप इस बात को, लोकतांत्रिक गणराज्य है, इस बात को आप कैसे सिद्ध करेंगे, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो आप कहेंगे कि भारत का जो, यानी कि जो राष्ट्र का प्रमुख है वह निर्वाचित है, और जहां पर राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होता है उसी को हम लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं। अब हम समझेंगे साथी आपका डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र को। देखो लोकतंत्र, ये बात समझें। लोकतंत्र को समझने के लिए आपको पता है लिंकन साहब बताइए अमेरिका के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे? लिंकन का एक नारा आया था, जनता का जनता के द्वारा, सबका आंसर आना चाहिए। लिंकन कब राष्ट्रपति रहे थे और कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे अमेरिका का? जनता के द्वारा और जनता के लिए, जनता के लिए, यानी कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये इन्होंने अपने, मतलब जब ये आप सब लोगों को मैंने बताया था 1861 से लेकर के 65 तक ये अमेरिका के राष्ट्रपति यानी 16वें राष्ट्रपति रहे थे। तो उसी समय 1863 में इन्होंने नारा दिया था। कब? 1863 में। याद रख लेना, पूछा जाता है, लिंकन साहब भी पूछ जाता है नारा किसका है। तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हम उसे कहेंगे, लोकतंत्र को हम समझ रहे हैं, डेमोक्रेसी को हम समझ रहे हैं। उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी वही है
जिसमें सारी चीजें किसमें निहित हों? जनता में निहित हों। यानी वह जनता का शासन हो, जो लोग चुने जाएं, जो साथी चुने जाएं, जो शासन को चलाएं, वो लोग जनता के द्वारा चुने जाएं, और चुनने के बाद में भी वो किसका ख्याल रखें? वो जो काम करें वो जनता के लिए करें। यानी किसका? जनता इसमें क्या हो गई? आपका मुख्य बिंदु हो गई, मुख्य बिंदु हो गई। तो हम कह सकते हैं भैया लोकतंत्र में क्या हमेशा ऐसा होगा कि जनता के द्वारा ही लोग चुने जाएंगे? हाँ या ना? क्या तभी हम उसको लोकतंत्र कहेंगे? आप कहेंगे नहीं भैया, लोकतंत्र भी दो तरह के होते हैं, और यहां पर हमको समझना होगा भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। यानी कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में भी साथी दो तरह की डेमोक्रेसी होती है आपका। मैं बात करूं, एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जनता अपने फैसले सीधे लेती है। क्या हमारे यहां पर जो कानून बनाने का काम है वो जनता खुद करती है? जनता का सीधे जो नियंत्रण हो उसको हम बोलते हैं आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मुझे बताएंगे कि हमारे यहां पर जनता कानून बनाती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। तो आप कहेंगे भैया जनता का सीधा नियंत्रण नहीं होता, यानी जनता अगर खुद कानून बनाने लगेगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे देश में फिर तो भैया किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं है। अगर जनता ही कानून बनाएगी तो किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं। अब जो चुनाव के बाद में क्या आपका संसद में जितने भी सांसद बनेंगे वही लॉ मेकिंग का काम करते हैं, तो फिर तो भैया हमको किसी संसद की भी आवश्यकता नहीं। बोलो भाई, किसी संसद की आवश्यकता है? और फिर तो आप ये कहेंगे अगर जनता ही कानून बना रही है तो हमको किसी कोर्ट की आवश्यकता है? यानी ना तो फिर हमको इलेक्शन की नीड है, ना तो फिर हमको पार्लियामेंट की नीड है, ना फिर हमको जज की नीड है। क्या जरूरत होगी? आप कहेंगे नहीं। क्या ऐसा कहीं पर है भैया कि जनता सीधे नियंत्रण करती हो? ये मतलब प्राचीन समय में बहुत होता था। आप कल्पना करिए, अगर हम ये चाहें कि हमारे देश की पूरी, आज हमारे देश में लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़ हैं, और अभी बात करें तो लगभग 135 140 करोड़ लोग हो गए होंगे, 135 मान लीजिए। अगर हम ये बोले कि जनता अपना निर्णय खुद लेगी तो कितना विरोधाभास हो जाएगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो क्या संभव है? तो आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप ये पाएंगे ये तो भैया तभी संभव है जब आबादी बहुत कम हो। यानी प्राचीन समय में क्या होता था, जब सरकारें नहीं होती थी, जैसे किसी गांव में आप देखोगे वहां पर कुछ लोग होते थे, और कुछ लोग बोलते थे भी ये काम करते हैं, हमें इस कानून की जरूरत है, और साल में वो लोग एक बार बैठते थे, चार लोग साल में एक बार बैठते थे, और वो ये कहते थे कि हमको किसी कानून की आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है ना कि चार लोगों की आपस में सहमति, विचार विमर्श हो जाते होंगे। तो क्या 135 करोड़ लोगों का संवाद हो पाना संभव है? आप कहेंगे नहीं भैया संभव नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका थोड़ा सा अर्थ ये हुआ कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सिर्फ थोड़ी सी जो जनसंख्या है उस पर लागू किया जा सकता है। जैसे इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है यूनान का पोलिस शहर, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे प्राचीन उदाहरण मिलता है, यूनान का पोलिस शहर। जैसे आज की मैं बात करूं भैया, क्या आज भी कहीं दुनिया में है ये? तो आप देखोगे स्विट्जरलैंड में जो साथी आपका केंटन है, केंटन में कहते हैं अब तो खत्म हो गया, लेकिन आंशिक रूप से लागू है, कहीं कहीं पर जगह जगह वहां लोगों को स्वायत्ता दी गई है इस बात के लिए कि वो अपने लिए सीधा नियंत्रण देख सकते हैं। बात समझ में आई? तो क्या भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? आप कहेंगे नहीं। तो लोकतंत्र का दूसरा प्रकार होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है, जिसको हम अगर और दूसरे शब्दों में बोले तो प्रतिनिधि मूलक भी बोल सकते हैं, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। प्रतिनिधि मूलक इसका मतलब क्या हो गया? यानी एक तो हो गया ये इनडायरेक्ट, और दूसरा हो गया ये प्रतिनिधि मूलक, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी एक, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये आपका हो गई। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। क्या हमारे देश में ऐसा ही होता है? जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि क्या करते हैं? इसमें शासन को चलाएंगे। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल भैया हमारे यहां पर यही होता है, संसद या राज्य में विधानमंडल कानून बनाने का काम करता है, यानी कि सेंटर में तो पार्लियामेंट है, और स्टेट में आपका क्या है? स्टेट में हमारा जो लेजिस्लेचर है वो इसको बनाने का जो काम करता है वो जनता के द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। तो क्या भारत में, आपसे मैं कभी भी पूछूंगा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो आप कहेंगे भैया भारत में जो आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन बात यहीं पर पूरी नहीं हो जाती। लोकतंत्र को मुख्यतः दो बातों में हम बांटते हैं, प्रत्यक्ष जहां जनता सीधे शासन करेगी, और अप्रत्यक्ष जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करेंगे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, और भारत की कैटेगरी तब और साफ बन पाएगी। देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि जो प्रतिनिधि मूलक भी जिसको हमने कहा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, या इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी जिसको हमने कहा। ये भैया साफ दिख रहा है? एक बार थम्स अप करके बताएं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत छोटा लिखा हुआ है? साफ देख पा रहे हैं आप इसको? एक बच्चा कह रहा है सिमरन जी कहाँ चली गई? बेटा सिमरन जी तो जहां जाएंगी वहां जाएंगी ही। कल सचिन सर ने एक बड़ी अच्छी बात सिखाई बच्चों को, आसिक का जनाजा निकला वेरी जोर शोर, आसिक का जनाजा निकला वेरी जोर शोर, महबूबा झांक रही थी फ्रॉम द डोर। वो जिसको आप ढूंढ रहे थे, जिसके चक्कर में आपने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। आसिक का जनाजा निकल रहा था, जनाजा समझ रहे हो, लास्ट हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। आसिक का जनाजा निकल रहा था जोर शोर, महबूबा झांक रही थी फ्रॉम द डोर, और महबूबा ने झांक करके बोला मर गया, रिक्त स्थान तुम पूरा कर लो। चोर, खोर, कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो वो भी गेट झांक के जब आप अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके होंगे तो गेट खोल के वो भी यही कहेंगे यहाँ आए वापस। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी बताया, जनता बोले क्या होगा? जनता यहाँ पर सीधे नियंत्रण करेगी नहीं भैया। इसके दो प्रकार होते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के, और उन दो प्रकारों में एक होता है संसदीय लोकतंत्र। आपने पढ़ा भी, हमने अपना संसदीय लोकतंत्र को कहाँ से लिया है, किस देश से लिया है हमने संसदीय लोकतंत्र को? इतना ही मजाक, ठीक है, वापस आ जाए। और दूसरा होता है आपका अध्यक्षात्मक,
अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, यानी हम यहां पर कहना चाहेंगे आपसे संसदीय लोकतंत्र यानी कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, और दूसरी कौन सी होगी? अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी। साथ ही मुझे बताइए, जब हम पढ़ रहे थे आपका सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के कुल कितने अंग मैंने आपको बताए थे? तो आप कहेंगे भैया सरकार के आपने हमको 3 अंग बताए थे। 3 अंग आपके थे। एक तो विधायिका जो कानून निर्माण का कार्य करती है, विधायिका, और विधायिका में कौन होता है आपका? केंद्र में जैसे संसद होती है, और केंद्र में और राज्य स्तर पर क्या होती है? यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर केंद्र में संसद होगी और राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है। याद है? थोड़ा बहुत नहीं है? जी भैया, आपने बताया था। दूसरा अंग मैंने बताया था सरकार का कार्यपालिका होता है। कार्यपालिका में केंद्र पर कौन बताया था मैंने आपको? कार्यपालिका में जैसे केंद्र पर भैया आपका राष्ट्रपति होते हैं, और राज्य स्तर पर कौन होते हैं? आपका राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल। तीसरा मैंने आपको बताया था क्या? न्यायपालिका। जी भैया, बहुत अच्छे से ध्यान है तो अभी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए क्रम से सीखना जरूरी है, इसीलिए हम क्रम से सीख भी रहे हैं। देखो, संसदीय लोकतंत्र कहता है, पहली बात लिखें, कार्यपालिका के जो सदस्य होंगे वो विधायिका के सदस्य होंगे। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, विधायिका के सदस्य हो सकते हैं या होते हैं। जैसे कार्यपालिका में आपका राष्ट्रपति के अलावा पीएम भी होते हैं या नहीं? जी भैया, अब पीएम कौन है? जो कार्यपालिका में प्रधानमंत्री हैं, जो कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख है, और राष्ट्रपति का तो नॉमिनल हेड है, नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रमुख हैं। तो जो पीएम है, जो वास्तविक हेड है, जो आपका वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है भारत में? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री, मुझे बताइए, प्रधानमंत्री कार्यपालिका का हिस्सा है, तो क्या प्रधानमंत्री विधायिका के आपका सदस्य होंगे या नहीं होंगे? आप कहेंगे भैया ये तो जरूरी है, अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर बनना होगा, यही तो शर्त है। आप किसी भी व्यक्ति को हम ये कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री होंगे, किसी भी सदन के सदस्य ना हो, चाहे लोकसभा ना राज्यसभा, लेकिन 6 महीने के अंदर तो उनको हिस्सा होना पड़ेगा, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का। लेकिन जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र होता है, इसमें यह शर्त नहीं होती। जैसे संसदीय लोकतंत्र में आप समझ गए कि ये तो हमारे भारत में होता है, भारत में होता है कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होंगे। क्या बोला इसने? द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, लिखिए इंग्लिश वाले बच्चे, द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, विल बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। लेकिन ये उदाहरण है आपका यूएस से, यहां पर ये बात नहीं होती है। जी भैया, ये क्या बात हुई भाई? हमारे यहाँ कार्यपालिका में राष्ट्रपति हैं, पीएम है, पीएम के साथ में आपका मैंने आपको बताया था मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल है, मंत्री परिषद। मंत्री कौन आदमी बनता है हमारे यहाँ पर? मंत्री वही तो बनेगा जो आपका सांसद होगा, हाँ या ना? और अगर किसी को व्यक्ति को, जनरल साधारण व्यक्ति को मंत्री बना दिया तो 6 महीने के अंदर उसको कहीं ना कहीं से सदस्य बनवाना पड़ेगा, कोई सीट खाली करवानी पड़ेगी, कहीं उपचुनाव करवाने पड़ेंगे, या चुन करके उसको राज्यसभा भेजना पड़ेगा। ये राष्ट्रपति द्वारा चुने गए 12 लोगों में से एक होगा, अगर वो मतलब विशेष व्यक्ति है तो आपने कहा हाँ। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में साथी जो आपका मंत्री बनेगा ना, वो विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी मंत्री कहां से होंगे फिर? मंत्री बाहर से चुने जाते हैं, जो लेजिस्लेचर का जिन लोगों को मतलब वोट के द्वारा नहीं चुना जाता है, तो बाहर से मंत्री लिए जाते हैं। कभी भी विधायिका के सदस्य यूएसए में नहीं होते हैं। तो जहां पर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या है? जहां पर कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। दूसरी बात समझे, दूसरा उदाहरण क्या है? यहां पर दोहरी कार्यपालिका होती है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। कौन से 2 स्तरों पर होती है बताएंगे? ड्यूअल एग्जीक्यूटिव का क्या मीनिंग है? ड्यूअल एग्जीक्यूटिव का मीनिंग है, साथी समझे जरा, यानी केंद्र स्तर पर भी कार्यपालिका होगी और राज्य स्तर पर भी। कितने स्तर पर होती है हमारे यहाँ? केंद्र स्तर पर प्रमुख कौन होते हैं कार्यपालिका के? राष्ट्रपति। और प्रांत स्तर यानी कि राज्य स्तर पर कौन प्रमुख होते हैं? राज्यपाल होते हैं। लेकिन यहां पर सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है, लिख लीजिए, एकल। यहां पर एकल कार्यपालिका होती है, और एकल कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? वहां पर राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। तीसरी बात है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लिख रहे हैं? एक बार मुझे बताओ, विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखें, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे यहां पर जो एग्जीक्यूटिव है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आप आगे चल के जानेंगे इस बात को कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर तो क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रमुख आपका प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो है आपका लेजिस्लेचर, यानी कि जो बाहर के लोग हैं आपका, उनके प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? तो मुझे बताओ, भारत में क्या आपका ये सारे फैक्टर मौजूद है या नहीं है? तो मैं कभी भी आपसे पूछूंगा भारत में किस प्रकार का, भी मैं दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन एसएससी ने ही पूछा है, भारत में किस प्रकार का, तो लिख लीजिए, इसका उदाहरण है इंडिया। उदाहरण कौन है इसका? भारत। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो आप सब लोगों का आंसर आएगा भैया, भारत में पहली बात तो हमने जाना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को। प्रत्यक्ष में जनता सीधे शासन, अप्रत्यक्ष में जनता के द्वारा प्रतिनिधि। तो भारत में यही होता है। अप्रत्यक्ष में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक संसदात्मक यानी कि पार्लियामेंट्री होगा, जहां पर क्या होगा, विधायिका और कार्यपालिका में एक संबंध है, उसके सदस्य इसके सदस्य होंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अभी आते हैं, अगली बात आती है। मुझे एक बात बताओ, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, 2 चीजें मैंने आपको समझाई हैं, भारत में लोकतंत्र है या नहीं है, सिर्फ छोटी सी बात। अब तो मुझे आप ये भी बता दोगे लोकतंत्र कैसा है। आप कहोगे भैया आपका यहाँ पर अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में भी संसदीय लोकतंत्र है, तो भारत में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी है या नहीं है? यस और नो। डेमोक्रेसी का मीनिंग समझ में आया? जी भैया,
अब मैं आपसे पूछूं भारत में भारत गणराज्य है या नहीं है, यानी कि भारत रिपब्लिक भी हुआ या नहीं हुआ। मैंने बताया था रिपब्लिक का मतलब है जो राष्ट्र का प्रमुख है वो चुना जाएगा, यानी इलेक्टेड होगा, नियत समय के लिए होगा। लेकिन यहां की तुलना अगर हम ब्रिटेन से करें, भाई भारत ने जो आपका संसदीय लोकतंत्र कहां से लिया है, ब्रिटेन से, तो आपको पता होना चाहिए ना। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया है, भैया ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन में मुझे बताओ, ब्रिटेन में लोकतंत्र है या नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल है भैया, ब्रिटेन में लोकतंत्र, यहाँ पर पीएम होता है नहीं होता ब्रिटेन में। और पीएम कैसे चुना जाता है, जैसे हमारे यहाँ पर पीएम चुना जाता है मेजोरिटी से, बहुमत जिसको प्राप्त होगा उस दल का नेता। लेकिन ब्रिटेन में क्या साथी, ब्रिटेन आपका रिपब्लिक है, गणराज्य है, तो आप कहेंगे नहीं। वाई नॉट, क्योंकि मैंने बोला गणराज्य में क्या होगा, जो प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा। प्रमुख यानी कि जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो कैसा होगा, वो निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड होता है, एक इलेक्टेड पर्सन होगा। और राष्ट्रपति साहब हमारे इलेक्टेड है। लेकिन क्या ब्रिटेन में ये होता है, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ब्रिटेन में कौन होता है आपका, ब्रिटेन में तो आपका हम कह सकते हैं जो सम्राट होता है, सम्राट। और सम्राट क्या इलेक्टेड होता है, आप बोलेंगे सम्राट तो भैया वंशानुगत होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, हेरिडेटरी होता है, क्या बोलेंगे इसको हम, हेरिडेटरी होता है। जैसे मैं भी पूछूं आपसे ब्रिटेन में वर्तमान में सम्राट कौन है, कितने लोग बताएंगे। अभी हाल ही में चार्ल्स तृतीय है, 2022 से चार्ल्स थर्ड है, चार्ल्स थर्ड। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में, तो चार्ल्स थर्ड से मतलब क्या हुआ, क्योंकि 2022 से ये है, तो 2022 में क्योंकि एलिजाबेथ जो सेकंड थी इसकी माँ, उसकी डेथ हो गई थी 2022 से, और अनिश्चित समय के लिए रहेगा। और यहाँ पर गणराज्य में क्या होता है, गणराज्य में क्या होता है, ये नियत समय के लिए होता है, किसके लिए, फॉर ए फिक्स टाइम, नियत समय के लिए, ओके। और वहां पर क्या होगा, अनिश्चित समय के लिए, याद रहेगी छोटी सी बात। तो हमने बोला कि भैया भारत के मामले में हमको ये बात क्लियर है। अब तक साथी हमने दो बातें जानी, दो बात क्या, मैंने बोला प्रस्तावना हमको चार बातें बताती है, जिसमें शक्ति का स्रोत भारत के लोगों में है, उस पर जो आपका आलोचना हुई वो बात हमने जानी। शासन कैसा होगा हमारे यहाँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, किसी के भी साथी हम बाध्य नहीं होंगे, अधीन नहीं होंगे। समाजवादी में हमने समाजवाद को समझा क्या होता है, भारत में कैसा समाजवाद है बताइए जरा मुझे, कैसा समाजवाद है। तो आप कहेंगे भारत में भैया लोकतांत्रिक समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष की बात हमने की, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारे यहाँ पर होगा। तो ये दूसरी बात, शासन का स्वरूप। आपसे चार विकल्प देकर क्वेश्चन पूछेगा, प्रस्तावना किसके बारे में नहीं बताती है, लिख देगा शासन का स्वरूप, एक विकल्प दे देगा आपको शक्ति का स्रोत, और तीसरा आप बात करेंगे, तीसरा है संविधान का स्वरूप कैसा होगा। तीसरी बात है प्रस्तावना हमें बताती है संविधान का स्वरूप। चीजें बच्चे आराम से विस्तार से समझ में आ रही हैं या नहीं, उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बस एक अवेयर स्टूडेंट की तरह रहना, बहकावे में मत आना। बहकावे से मतलब ये लो 5 मिनट में प्रस्तावना पढ़ लो, काम चला लो, आगे आएंगे। संविधान का स्वरूप कैसा होगा, यानी नेचर कैसी है। और नेचर की बात करते हैं, नेचर कैसा है हमारे यहाँ, तो नेचर में पहली चीज आती है यहाँ पर न्याय। न्याय कैसे, कितने न्याय की बात की गई है यहाँ पर बताएंगे भैया, 3 न्याय की बात की गई है, और 3 न्याय हैं आपके सामाजिक यानी कि सोशल जस्टिस की, जस्टिस की बात कर रहे हैं। एक बार पढ़ेंगे, अंत में पढ़ेंगे प्रस्तावना को, पहले हम सीखेंगे ताकि हमको सब एक शब्द का बहुत विस्तार से अर्थ पता हो। सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक न्याय मतलब इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं, और राजनीतिक अर्थात आपका क्या बोलेंगे हम, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल जस्टिस की बात हम कर रहे हैं। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। देखो सोशल जस्टिस क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं सामाजिक न्याय क्या है, तो सामाजिक न्याय आप कहेंगे, सामाजिक न्याय से भैया अर्थ है कि जो हमारा समाज है उसमें धर्म, जाति यानी कि रिलीजन, कास्ट, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, के आधार पर कोई भेदभाव, लेकिन होता है नहीं होता हिंदुस्तान में, कोई भेदभाव नहीं। और उनका तो आदर्श था, वो तो चाहते थे कि ना हो, लेकिन होता है, आज भी होता है। क्या बोलेंगे यहां पर, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, कलर एंड बर्थ प्लेस, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन भेदभाव होगा तो मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपका छुआछूत का कोई भेदभाव हो रहा है, तो छुआछूत में मतलब कि आपका जो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 17, तो उससे निपटने के लिए भी फिर सरकार ने उपाय बताए हैं। मैंने आपको पहली ही कक्षा में आप बात समझाई थी। क्या बोलेंगे, आर्थिक इकोनॉमिक जस्टिस की अगर हम बातें हैं, यानी आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुविधाएं आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं, लेकिन होता है, अभी पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। यानी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, नो, जैसे आर्थिक कैसे होता है भैया, आप अक्सर देखते होंगे अस्पतालों में गरीब व्यक्ति अक्सर न्याय के लिए तड़पते रहते हैं, और अमीर को जो न्याय है क्या उसको भी ऐसे ही लाइनों में लगना पड़ता है, गरीब व्यक्ति की तरह उसको भी एक लंबे प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है, बताएंगे एक बार। आप कहेंगे बहुत जगह सुविधाएं भी हैं, लेकिन बहुत जगह एक अंतर भी है। लेकिन हमारी संविधान सभा तो चाहती थी ना कि भाई कैसा लोगों को कैसा न्याय मिले, आर्थिक न्याय, उनके भेदभाव नहीं होना चाहिए आर्थिक आधार पर। और राजनीतिक आधार पर इसका मतलब है
सभी वर्गों के समान राजनीतिक अधिकार, ये हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल बहुत अच्छे से है। सभी वर्गों के समान राजनीतिक अधिकार, ये संविधान सभा चाहती थी। समान राजनीतिक अधिकार यानी कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, राइट्स फॉर ऑल क्लासेस, फॉर ऑल क्लासेस, सभी वर्गों के लिए। अच्छा ये बताएं, क्या हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक पद पर पहुंचने का अधिकार है? हमारे इस समय आप जानते होंगे कि भाई जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश में दलित हैं, और आपका अगर हम बात करें तो कैसी पहली महिला दलित राष्ट्रपति बनी है हमारी? पहली महिला दलित मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? दलित राष्ट्रपति तो पहले भी बन चुके हैं, उनका नाम बताइए। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो आप कहेंगे यानी कि सभी वर्गों को अपना मतलब वो राजनीति में राजनीतिक हितों के लिए, या अगर मैं बात करूं जनता की सेवा के लिए, कोई पार्टी बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं। तो सभी व्यक्तियों को क्या मिले हैं? यहाँ पर राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये कैसे तीन तरह के न्याय की यहाँ पर बात की गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो संविधान में ये जो न्याय के आदर्श है, ये किस देश से लिए गए हैं? बताएं, न्याय कहाँ से लिया गया है? तो न्याय के आदर्श हमने लिए थे, देश तो तब तक नहीं था वो, यूएसएसआर भी इसके बाद में बना, रूसी क्रांति 1917 से। रूसी क्रांति 1917, रूसी क्रांति सीधी सी बात है रूस में हुई थी। अब रूस में जब क्रांति हो रही थी तो समझिए, देखो रूस में क्या था कि तीन वर्गों में लोग बटे हुए थे, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। फर्स्ट क्लास में आता था इलाइट, मैं लिख के बता देता हूँ आपको, 1 2 3। एक में आता था इलाइट क्लास, राजा, राजा के करीबी लोग। सेकंड में आते थे आपका जो बिजनेसमैन थे, उद्यमी थे, जमींदार थे, जो आपका जमींदार थे। थर्ड में आती थी लेबर, कौन? लेबर हो गए, फार्मर हो गए, यानी कि जो मजदूर थे, किसान थे। अब जो इलाइट क्लास थी, जो किंग क्लास थी, राजा वाली जो क्लास थी, ये बिल्कुल नहीं चाहता था इन लोगों को कोई अधिकार मिले। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 18 तक, तो उस दौर में क्या हुआ कि रूस आपका कमजोर हुआ थोड़ा सा, और यहाँ का जो शासक था जार निकोलस, उसके खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया। तो जो जनता सड़कों पर निकली, समझना, जनता सड़कों पर निकली कैसे? अब जनता कैसे निकलती है बात समझे। पहले लोग आप जानते हैं गांवों में रहते थे, नगर क्यों बसे? तो नगर वहीं पर बसे जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, जहां पर औद्योगिक क्रांति मतलब जहां पर उद्योग बसे, फैक्ट्री बसी, कारखाने बसे, तो वहीं पर फिर आपका नगर बसा। भाई गाँव में आज देखिए, क्या गाँव में फैक्ट्री और उद्योग होते हैं? आप कहेंगे नहीं। जहां जहां नगर है, अपने आसपास किसी नगर को सोचिए, वहां पर व्यापार के अवसर होंगे। तो नगर जो बसता है, नगर बसने के लिए जरूरी है कि वहां पर कोई औद्योगिक क्रांति हुई होगी, उसी के फलस्वरूप वो नगर बसा होगा। किसी बड़े नगर को आप अपने आसपास इमेजिन करिए, जैसे मैं देखूं यहाँ पर दिल्ली, आप कानपुर इमेजिन करिए, गाजियाबाद इमेजिन आप करिए, नोएडा इमेजिन आप करिए, या आपके आसपास का कोई भी शहर हो। तो जो लोग गाँव में रहते थे तब तक तो उनको कोई जानकारी नहीं थी, धीरे धीरे वो नगरों में गए, औद्योगिक क्रांति हुई, तो लोगों ने अपने व्यापार के लिए या बोलूँ लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन के लिए वो नगरों में गए। अब जब वो शहरों में गए तो वहां पर उन्होंने देखा, उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि भाई सत्ता कैसे चलती है, तो उनके राजनीति में भी इंटरेस्ट फिर बढ़े, फिर उन्होंने पॉलिटिकली आपको ज्वाइन करने की कोशिश की। धीरे धीरे व्यक्ति जब अवेयर हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन उसका सबसे बड़ा कारण है, औद्योगिक क्रांति यानी उद्योगों का फलना फूलना व्यक्तियों के मानसिक रूप से विकसित होने का भी एक कारण है। तो उन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। लेकिन ये राजा नहीं चाहता था कि भाई उनको जो है उनके अधिकार मिले, लेकिन जनता ने 1917 में विद्रोह कर दिया। उन्होंने बोला कि सड़कों पर जो कुछ है इसको लूट लो, जैसे मार्क्स कह रहा था, लूट लो इनको। तो जनता एकदम से सड़कों पर उतर गई और लूट लिया जनता ने। अब जो राजा था उसने आदेश करे सेना से कि भाई इन पर गोलियां चलाओ, लेकिन वहां की जो सेना थी उसने भी मना कर दिया, क्योंकि सेना में भी कौन लोग होते हैं? अमीर लोग तो सेना में होते नहीं। तो सेना में भी किस तरह के लोग होते हैं? आप कहेंगे मजदूर या कृषकों के जो बच्चे होते हैं वही शामिल होते हैं। तो कहने का मतलब है जार निकोलस का तख्ता पलट हो गया, बोल से भी क्रांति उसको बोलते हैं। तो यहीं से हमने ये समझा कि अगर हम लोगों को इस तरह से ये अधिकार या ये न्याय नहीं देंगे, आर्थिक आधार पर जैसे उसने बांटा कि भैया गरीबों के लिए कोई अधिकार नहीं है, गरीबों को थर्ड क्लास में उसने रख दिया, तो हम गरीबों को अगर इस तरह बांटेंगे तो हमारे यहाँ भी कल कुछ ऐसा आपका विद्रोह हो सकता है। सभी वर्गों के लिए समान राजनीतिक अधिकार, इन लोगों को क्या राजा के बन सकते थे? नहीं। तो ये रूसी क्रांति से हमने लिया है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो न्याय के आदर्श हमने कहां से लिए हैं? रूसी क्रांति से लिए हैं। अच्छा, क्या बात हम क्या बिंदु पढ़ रहे थे? संविधान का स्वरूप कैसा होगा। तो हमारे संविधान के स्वरूप में न्याय की बात की गई। न्याय कितने तरह के मैं आपसे बोलूं? कितने न्याय की बात, कितने जस्टिस की बात की गई है भैया? 3 न्याय की बात की गई है, सोशल, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और आपका राजनीतिक। अगले बिंदु पर आते हैं, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितनी बताई गई है हमारे यहाँ पर, बताएं? अर्थात फ्रीडम कितनी बताई गई है? स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो आप कहेंगे भैया 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे यहाँ पर बताई गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं? जिसमें पहली आती है विचार, यानी कि फ्रीडम ऑफ थॉट, थॉट। दूसरी स्वतंत्रता बताई गई है अभिव्यक्ति की, और इसके लिए तो मौलिक अधिकार भी है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको मौलिक अधिकार भी बनाया गया। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तीसरी चीज यहां पर आती है साथी आपका क्या? विश्वास की स्वतंत्रता, बिलीव, बिलीव। और चौथी चीज यहां पर आती है आपका धर्म की स्वतंत्रता। चौथी स्वतंत्रता कौन सी है? कि आपका फेथ किसमें है। और पांचवा उपासना अर्थात वर्शिप। तो कितनी स्वतंत्रताएं बताई गई हैं जरा बताएं? आप सबका आंसर होना चाहिए भैया। यहां पर हमारी प्रियम्बल में आपका 5 फ्रीडम का जिक्र आता है। तो पहली है विचार। विचार की स्वतंत्रता से क्या मतलब है? देखो, विचार की जो स्वतंत्रता है वो आंतरिक स्वतंत्रता है। आपसे पूछ ले कभी भी भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता है जो आंतरिक है? आंतरिक स्वतंत्रता। तो विचार, देखो विचार का क्या मतलब है? आप सब चिंतन करते होंगे, कुछ सोच रहे हैं, आप अभी बैठ के सोचिए, चिंतन कर रहे हैं आप कुछ मनन कर रहे हो। मनन मतलब मन में कुछ सोच रहे हो, जिसको हम बोलते हैं कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन, आप सोचो कंटेम्पलेशन के मोड में हो, आप कुछ चिंतन कर रहे हो। तो चिंतन कैसी चीज होती है? ये भैया आंतरिक होती है।
आंतरिक का मतलब इंटरनल होता है चिंतन हमेशा। कैसा होता है? इंटरनल। भाई आप किसी को भी बता नहीं रहे, आप कुछ विचार कर रहे हैं बस। आप सोच रहे हैं कि भविष्य में मेरी जॉब लग जाएगी और मैं एक अच्छा सा घर बनाऊंगा, सुंदर सी मेरी बीवी आएगी और मैं माँ बाप की अपने की बहुत सेवा करूंगा, इन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं तो मैं इनके लिए कुछ करूंगा जीवन में। कुछ सोच रहे हैं आप, तो ये क्या है? ये विचार है। तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं या नहीं? या कोई रोक लेगा आपको आकर के कि नहीं भैया इस तरह आप नहीं सोच सकते हैं? तो आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, अच्छे और बुरे ख्याल सभी तरह के। फिर आता है उन विचारों को प्रकट करना, ये अभिव्यक्ति होती है। तो कभी पूछे अभिव्यक्ति का क्या अर्थ होता है? विचार को प्रकट करना। जो विचार आपके थे, अब आपका एक साथी आपके पास आया, उसने बोला भाई क्या सोच रहे थे? अक्सर पूछ लेते ना आपसे, क्या कहाँ खोए हुए हो तुम? भाभी जी पूछ लेती होंगी तुमसे, या भाई साहब पूछ लेते होंगे अगर आप लड़की हैं तो। टू एक्सप्रेस द थॉट्स, टू एक्सप्रेस द थॉट्स, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बड़ी अच्छी बात आती है कि हम अपने विचारों को, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, अपने विचारों को कितनी तरह से प्रकट कर सकते हैं बताइए? तो हम अपने विचारों को सिर्फ 3 तरह से प्रकट कर सकते हैं साथी। या तो आप बोल सकते हैं उस बात को, आप कहोगे उनसे कि मैं तो किन्हीं और उनके बारे में सोच रहा था, बोलकर, अर्थात ओरली। ठीक है। आप उस बात को, उस विचार को लिखकर भी बता सकते हैं। लिखकर का मतलब होता है, पूछा जाता है भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 तरह की होती है, ओरल, रिटन एंड सिंबॉलिक। तीसरी चीज़ है आप संकेतों से भी बता सकते हो। भाई ना तो आप लिखना जानते हो ना बोलना जानते हो, तो सांकेतिक यानी कि सिंबॉलिक, कोई कार्टून बना करके आप बता सकते हो, कोई साइन बता करके बता सकते हो। मैं ये सोच रहा था, मतलब कुछ भी जिसके समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि या तो बोल के बता सकते हो, लिख के, संकेत के माध्यम से। जैसे मैं तुम सबसे बोलूँ ऐसे, ये कैसी भाषा है? ये सांकेतिक भाषा है। मैं लिख के बता दूं कि भैया यहाँ, बोल के बता दूं यहाँ आओ, या मैं आपको लिख के दिखा दूं यहाँ आओ। ये 3 तरह की भाषा होती है। हम अपने विचार को सिर्फ 3 ही तरह से प्रकट कर सकते हैं। विश्वास की बात करते हैं, किसी विचारधारा को मानना। विश्वास क्या है? किसी विचारधारा को मानना। अब बोलो आया मजा? किसी विचारधारा को मानना, इसका मतलब क्या होता है? टू फॉलो एन आइडियोलॉजी, एन आइडियोलॉजी। जैसे आप किसी भी विचारधारा को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जैसे किसी व्यक्ति को बोलकर कुछ बता सकते हैं, लिखकर, संकेतों के माध्यम से। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए अब तुम कोई गलत संकेत कर दो तो फिर उसके लिए दंड भी है। फिर हमारे पास आपका आईपीसी नहीं, अब तो बीएनएस बोलेंगे, भारतीय न्याय संहिता है, उसमें दंड है। किसी लड़की ने बोल दिया मुझे अभद्र इशारा किया था, तो फिर उसके लिए पनिशमेंट भी है। ओके। तो किसी विचारधारा को मानना, इसका मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि भाई शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, एथोलॉजी में ये लिखा हुआ है, शास्त्रों में। तो आप या तो शास्त्रों की बात को मानते होंगे, आप कहेंगे नहीं इसका वैज्ञानिक प्रूफ क्या है, यानी कि मैं तो विज्ञान में विश्वास रखूंगा, आप उससे बोलें कि साइंटिफिक प्रूफ इसका क्या है। तो आप शास्त्रों में माने या साइंस में माने, इस बात के लिए आप स्वतंत्र हैं या नहीं है? बहुत सारे लोग मार्क्स की विचारधारा को फॉलो करते होंगे, यानी कि साम्यवाद की विचारधारा को मानते होंगे। बहुत सारे लोग समाजवाद की विचारधारा को मानते होंगे। तो आप किसी भी विचारधारा को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। बात समझ में आई है? फेथ की बात करते हैं, धर्म की। धर्म क्या है? धर्म का मतलब होता है आप सैद्धांतिक रूप से कोई भी धर्म अपना सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से फेथ का मतलब ये होता है कोई धर्म या कुछ भी अपनाना, कोई सेक्ट अपनाना, कोई धर्म अपनाना सांकेतिक रूप से। सांकेतिक का मतलब क्या है आपका? तो सैद्धांतिक का मतलब क्या हो गया आपका? एनी रिलीजन इन प्रिंसिपल। देखो कैसे, अब आप किसी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे, जैसे हिंदू। तो आप मुझे बताइए, क्या हिंदू, आपने सैद्धांतिक रूप से आप हिंदू हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर हिंदू पूजा करता हो? हाँ या ना? क्या कोई मुस्लिम व्यक्ति है, ये जरूरी है कि वो मुसलमान व्यक्ति आपका जो भी उसमें प्रक्रियाएं होती है, नमाज आदि की या अन्य जो भी प्रक्रियाएं होती है, उनको फॉलो करता ही हो? जैसे मान के चलो 5 बार नमाज पढ़नी है, तो क्या उसको पढ़ता ही हो? ये जरूरी है प्रत्येक व्यक्ति? तो आप कहेंगे ऐसा भी होता है कि सैद्धांतिक रूप से हम हिंदू या मुसलमान हैं, सैद्धांतिक रूप से भी हो सकते हैं, यानी कि उसकी जो पूजा पद्धति है हम उसको नहीं अपनाते हैं, और साधारणतः हम उस धर्म से जुड़े हुए भी हैं। और एक होता है उपासना। उपासना का मतलब क्या होता है? धर्म को व्यवहार में लाना। जैसे मैंने कहा था, राजनीति को व्यवहार में लाना यही राजव्यवस्था है, संविधान को व्यवहार में लाना। तो धर्म को व्यवहार में लाना यानी कि प्रैक्टिसिंग द रिलीजन, प्रैक्टिसिंग द रिलीजन, इसका क्या मतलब हुआ? अब आप पूजा भी करते हैं, तो पूजा क्या हो गया? आप उस धर्म को व्यवहार में ले आए, वो आपके बिहेवियर में आ गया। इसी को बोलते हैं वर्शिप, उपासना। किसी भी धर्म में जो पद्धति होती हो उसको आपने अपना लिया, वही क्या हो जाती है साथी? उपासना हो जाती है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं समझ में आई। विचार आंतरिक होता है, अभिव्यक्ति ये बाहरी होती है। ठीक है। एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। तो क्या बोला हमने? सैद्धांतिक रूप से कोई ना कोई धर्म अपनाना। अब ये जरूरी भी नहीं है कि आप कोई भी धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र है। कन्वर्जन भी होता है, कन्वर्जन भी तो होता है। बहुत सारे व्यक्ति अपना धर्म भी तो बदल लेते हैं। जैसे 2011 की जनगणना हुई थी, तो उसमें हिंदुओं की संख्या कितनी मैंने आपको बताई थी? 79.8, 79.8% हिंदू हैं देश में। वहीं 14.3% या 14.2% क्या है? मुस्लिम है। लेकिन 0.9, यानी कि इसका मतलब था आपका लगभग 27 लाख ऐसे लोग भी थे देश में जिनकी कोई आपका धर्म ही नहीं है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। ऐसे भी तो लोग हैं। तो आप इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि आप चाहे किसी धर्म को माने या ना माने, ना माने की बात भी है। ठीक है। और धर्म को व्यवहार में लाना, ये प्रैक्टिसिंग हो गई। तो स्वतंत्रता की कितनी हो गई हमारा? 5 बताई गई हैं। फिर अगली बिंदु आता है हमारा समता, यानी कि समता बोले तो समानता, एक ही बात है। समता या समानता, इक्वलिटी। कितनी इक्वलिटी बताई गई है? कितनी इक्वलिटी की बात की गई है? तो आप कहेंगे भैया समानता जो बताई गई है वो 2 बताई गई हैं। एक तो प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? स्टेटस।
और अवसर की समानता। अवसर का अर्थात होता है आपका अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। कितनी समताएं हमारे पास? दो समता हैं, दो प्रकार की समानताएं हैं, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अब देखो, प्रतिष्ठा की जब हम बात कर रहे हैं या अवसर की बात कर रहे हैं तो आपने आर्टिकल 15 में, आपको जो नहीं जानते होंगे उनको बता दूं, आर्टिकल 15 में आप भी बताइए क्या है, आर्टिकल 16 जो जानते हो वो बताएं आर्टिकल 16 में क्या है। तो आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन की बात। लोक नियोजन यानी किसी सरकारी नौकरी आदि के पद निकलेंगे, छोटे से उदाहरण से समझे, सरकारी नौकरी आदि के लिए कोई पद आदि निकलेंगे तो सबको अवसर मिलेंगे। आर्टिकल 15 क्या कहता है? कोई भेदभाव नहीं। अभी जो मैंने बताया था आपको सामाजिक न्याय में, आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, तो यहाँ पर एक छोटे से उदाहरण से समझो, लिंग की बात की गई है या नहीं, जेंडर की बात, ये कहता है कोई भेदभाव नहीं होगा। तो आप कहेंगे भैया स्त्री और पुरुष की अगर हम तुलना करें तो हमारे देश में कोई भेदभाव होता है या नहीं? आर्टिकल 16 से समझना, जब पुरुष की भर्ती, जब ये समझिए किसी पुलिस के लिए पद निकले हुए हैं, पुलिस के लिए कुछ पोस्ट आई हुई हैं, अब पुरुषों को तो जो दौड़ लगानी पड़ती है वो पुरुषों को लगानी पड़ रही है, मेल पर्सन को 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट में, या 6.5 या 7 जो भी आप माने, और जो फीमेल पर्सन है उसको लगानी पड़ रही है 800 मीटर दौड़। तो इसको यहाँ पे साथी भेदभाव नहीं हो रहा है? क्या यहाँ पर भेदभाव है या नहीं है, मुझे बताएं, हाँ या ना। दूसरी बात करते हैं आरक्षण की बात। आरक्षण को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा इसकी आवश्यकता क्यों है। रिजर्वेशन की हम बात करें तो आप देखते होंगे रिजर्वेशन में अक्सर जब मेरिट जाती हैं तो वहां पर बोला गया जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जाति के आधार पर भेदभाव है मेरिट में या नहीं है? यू आर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मेरिट अलग है, ओबीसी की अलग है, ईडब्ल्यूएस अलग है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एससी एसटी की मेरिट अलग है या नहीं है? अभी इतना बताइए सिर्फ। तो आप कहेंगे भैया भेदभाव तो है, तो हमारा संविधान तो कह रहा था कि भेदभाव नहीं होगा, तो फिर भेदभाव क्यों? भेदभाव क्यों? वाई डिस्क्रिमिनेशन? तो समता का सही मायना फिर आपने नहीं पढ़ा है। आप यही तो बहस करते हैं लोगों से कि भाई हमारा संविधान कहता है कि सभी लोग समान हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों होता है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? तो आपको समता का सही मायना नहीं पता। समता या समानता का मायना हमारे प्रस्तावना में क्या है? ये है समान परिस्थिति होने पर समान व्यवहार। लिख लीजिए इसको, समान परिस्थिति होने पर, समान परिस्थिति होने पर समान व्यवहार। यानी अगर सब लड़के हैं तो सबके लिए एक नियम, लेकिन लड़कियों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, अगर हम एंड्योरेंस की बात करते हैं प्रैक्टिकली, तो वह लड़कों के मुकाबले कमजोर है। मानसिक रूप से मत समझना इसको, ये मत समझना कि भैया लड़कियां कमजोर कह रहे हैं आप, नहीं, मैं प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली बात कर रहा हूं। मुझे बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप कहेंगे हाँ जी। तो समान परिस्थिति होने पर समान व्यवहार होना चाहिए, यानी लड़की और लड़के की स्थिति एक जैसी नहीं है, इसीलिए लड़की को क्या दिए गए हैं? कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं, हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, ऊंची कूद में रिलैक्सेशन दे देते हैं, समझ पाए? तो स्थितियां समान नहीं है। इसी तरह आरक्षण है, उन वर्गों को जिनको आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिले एक लंबे समय तक, उन सभी को, जैसे मैं इसको उदाहरण बताता हूं, इसको बहुत पहले से मैं इस उदाहरण को देता हूं कि कोई मैच चल रहा है और इधर एक बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री, ये बाउंड्री जो है 6 फीट की है, 6 फीट की बाउंड्री है, तो जो व्यक्ति 7 फीट का है वो आसानी से इस मैच को देख सकता है या नहीं? यानी इस मैच का जो साथी अवसर है वो उसको प्राप्त हो गया या नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि उसकी जो हाइट है वो 7 फीट है, लेकिन जिस व्यक्ति की हाइट 5 फीट है उसको आप मैच कैसे दिखाएंगे? यानी आप चाहते हैं ये अवसर इसके लिए भी हो, तो आप कहेंगे भैया उसको उठाना पड़ेगा। तो वो सभी वर्ग जो साथी आपका किसी वजह से पिछड़े रह गए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत है, इसीलिए भेदभाव होता है। थम्स अप करके बताएं, बात क्लियर है? यानी सबके लिए समान परिस्थितियां नहीं थी, और जिनके लिए परिस्थिति समान नहीं है उनको व्यवहार में लाना, यही समता है, यही समता है। आया मजा? आगे आएंगे। फिर आता है हमारा समता के बाद में, तो ये जो भेदभाव हो रहा है ये मत बोलना, इस भेदभाव को हमारा संविधान कहता है सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ये कैसा भेदभाव है? सकारात्मक भेदभाव है। अगली बात आती है, फिर बात की गई हमने बंधुत्व की। बंधुत्व, भाई न्याय की बात करी, बंधुत्व, बंधुत्व की बात हुई है नहीं? फ्रेटर्निटी की बात हुई है या नहीं हुई है? जी भैया हुई है। फ्रेटर्निटी में दो बातें आती है, एक तो आती है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, हर इंडिविजुअल की अपनी एक गरिमा होती है, गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। अब गरिमा क्या होती है? भाई हमारी कुछ बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो व्यक्ति को मिलने चाहिए, ठीक है, और नहीं मिलेगा, किसी एक के पास रोटी है और एक के पास नहीं तो दूसरा छीन के खाएगा फिर उसको। तो ये बंधुत्व बनाए रखने के लिए व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना जरूरी है, और साथ में देश की अखंडता और एकता, देश की एकता और अखंडता, ये किसके लिए जरूरी है? ये बंधुत्व के लिए जरूरी है। अगर बंधुत्व रहेगा, बंधुत्व कब रहेगा? जब व्यक्तियों की गरिमा बनी रहेगी और देश की एकता बनी रहेगी। देश की एकता, जैसे मैं बोलूं हम और आप एक हैं या नहीं है, हाँ या ना। अब इसमें एक भाव आएगा, आप कहेंगे जी भैया हम सब एक हैं, तो ये कैसा विचार हुआ? ये मनोवैज्ञानिक हुआ, साइकोलॉजिकली तो है। अभी आप मेरे पास तो नहीं है। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन और पूछता हूँ, हम सब देश के लिए इकट्ठे लड़ जाएंगे या नहीं लड़ेंगे? या रूसियों की तरह करोगे तुम, जिनके अंदर राष्ट्रीय भावना नहीं है? तो हम सब के अंदर क्या भावना है, भारतीयों के अंदर, कि भाई हम देश के लिए लड़ जाएंगे यार। तो कहने का मतलब है जो देश की एकता है, जो यूनिटी की बात कर रहे हैं, यूनिटी की, तो ये कैसा होता है? एक मनोवैज्ञानिक विचार होता है, एक साइकोलॉजिकल थॉट होता है। हम दरअसल में सब शारीरिक रूप से थोड़ी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम मनोवैज्ञानिक रूप से बोल रहे हैं कि हम एक हैं। मैं जैसे आपसे कल बोलूं कि भारत के शासन के लिए और सशक्त भारत बनाने के लिए कल मैं मैदान में उतरूंगा, तो आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूं आप मेरे साथ हैं या नहीं है? आप बोलेंगे भैया हम साथ हैं। तो ये क्या? ये मनोवैज्ञानिक विचार है, ये आप मेरे साथ हैं, और एक एकता की बात कर रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे हैं कि हम और आप एक साथ हैं, ठीक है।
अखंडता का क्या मतलब होता है? ये भौगोलिक विचार होता है, एक इंटीग्रिटी, कि देश जो है वो इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए देश में, यानी देश टूटे ना। ए माने ना और खंड माने टुकड़े, या देश के टुकड़े ना हो सके। देश के टुकड़े कब नहीं होंगे? जब हम बंधुत्व से रहेंगे। तो बंधुत्व किस लिए जरूरी है? व्यक्ति गरिमा और देश की एकता और अखंडता, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों चीजें समझ में आई। मैंने कहा था किसी दिन कक्षा थोड़ी छोटी और किसी दिन बड़ी भी होगी, आपको मैनेज करना होगा, लेकिन उम्मीद करूंगा आप पहली बार ये चीजें जान रहे होंगे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमने जाना, संविधान के स्वरूप में हमने पढ़ा, न्याय 3 है, स्वतंत्रताएं 5 हैं, समता कितनी बताई गई है? समता भैया 2 बताई गई है, 2। ठीक है, समता 2 बताई गई है। और चौथी चीज आती है अधिनियमन की तिथि। 4 चीजें ये बताता है। अधिनियमन की तिथि, अधिनियमन यानी किस दिन ये आपका साथी अंगीकृत हुई। अडॉप्ट किस दिन की गई? अडॉप्ट जिस दिन होती है उसी को बोलते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट। जिस दिन कोई भी चीज आपका अडॉप्ट होगी, अंगीकृत होगी, स्वीकृत होगी, उसी डेट को, किस डेट को, डेट कौन सी बताएं सारे लोग? 26 नवंबर 1949। मैंने बताया था ना इस दिन कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे, इस डेट को कितने आर्टिकल्स लागू हुए थे? तो आप कहेंगे 4। ये चौथी बात थी। अब चौथी बात के बाद में बड़ा अच्छा प्रश्न आता है, नोट बनाना। जो ये प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं? प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं? यहां पर 3 केस हैं साथी, वो हमको पता होने चाहिए। यानी कि अमेंडमेंट इन प्रियम्बल इज पॉसिबल और नॉट। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, हाँ या ना? उसके लिए थोड़ा सोचिए। हमारे यहां पर मैंने बताया था आपको भाग 20, भाग 20 में क्या बताया था? भाग 20 में कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 368। और आर्टिकल 368 किस बारे में बात करता है? संविधान संशोधन। तो हमारे देश में संविधान संशोधन हो सकता है या नहीं? हाँ या ना? भैया कहेंगे भारत का ना तो कठोर है ना लचीला है, कई मामलों पर पॉसिबल भी नहीं है, कई मामलों पर पॉसिबल है। तो संविधान संशोधन हमारे यहाँ पर किया जा सकता है। राइट मीन्स हो सकता है या किया जा सकता है। तो इसका कहने का मतलब है संविधान में संशोधन हो सकता है। तो अगर 2 बातें आई कि जो प्रस्तावना है उसको आप कहें कि ये संविधान का अंग है, तो संविधान का अंग अगर आप मानेंगे इसको, तो भैया संविधान में तो यदि आप कहें जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप ये बात बोलें, आप कहें जी हाँ संविधान का अंग है, तो अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं? तो भैया फिर तो अमेंड यानी कि संशोधित किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रोसीजर दिया हुआ है आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपने बोल दिया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो कहीं पर आपने किसी अनुच्छेद में पढ़ा कि प्रस्तावना जो संविधान का अंग नहीं है उसमें संशोधन किया जा सकता है? फिर तो कोई आर्टिकल नहीं बचता। यानी आप इसको अगर अंग मानेंगे तो ही संशोधन किया जा सकता है, अगर आप इसको अंग नहीं मानेंगे तो आप क्या बोलेंगे? इसको अमेंड किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे इसमें संशोधन नहीं हो सकता है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। संशोधन किया जा सकता है कब? जब अंग होगा। बात समझ में आई? इफ द पार्ट देन कैन बी अमेंड, इफ नॉट द पार्ट कांट बी अमेंड। ओके, तो अब इस बात से कैसे बचा जाए? तो इसी के लिए फिर हमारे आते हैं 3 केस। 3 केस कौन कौन से हैं? इसमें पहला आता है रेफरेंस बेरुवाड़ी केस। बताओ किस वर्ष का है? रेफरेंस बेरुवाड़ी केस। दरअसल में किसी व्यक्ति का मुकदमा नहीं था, इसीलिए बोलते हैं इसको रेफरेंस बेरुवाड़ी केस। किस वर्ष का है? बेरुबरी भी इसको बोलते हैं, बेरुबारी, बेरुबारी केस, बेरुबारी केस 1960। अरे तुम कमाल हो यार सब। 1960 ये आपके दर्शाता है कि आपके अंदर मतलब कितना साहस है आगे बढ़ने का, कि आप निरंतर बने हुए हैं 2 घंटे कक्षा में। तो बेरुबाड़ी केस जो था, इसने क्या बोला? दरअसल में ये किसी व्यक्ति का केस नहीं था, मैं आपको बताऊं। आपको आर्टिकल 143 पता होगा। आर्टिकल 143 में क्या है जरा बताएं? आर्टिकल 143 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट साहब परामर्श कर सकते हैं या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श की बात है वो यानी कि कोई एडवाइस ले सकते हैं, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया। तो ऐसी ही एडवाइस हमारे प्रेसिडेंट साहब ने मानी। किससे मांगी थी? प्रेसिडेंट साहब कौन थे 1960 में प्रेसिडेंट हमारे देश के? आपको पता होना चाहिए 1962 तक राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति साहब ने यहाँ पर याद रख लेना, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपका, उन्होंने इस टाइम पर ये जो सलाह मांगी थी, ये गजेंद्र गढ़कर कौन थे? सुप्रीम कोर्ट में थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने यहाँ पर परामर्श किया। तो जब इनसे परामर्श हुआ तो गजेंद्र गढ़कर जी का वही स्टेटमेंट आया जो मैंने आपको बताया था, कि इन्होंने कहा था जो प्रस्तावना है ना जी, जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, ये संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। मस्तिष्क की कुंजी उन्होंने कह दिया, कुंजी। बात समझना। यानी वो कह रहे हैं दिस इज द की ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की ऑफ माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये उन्होंने कह दिया। अच्छा, कुंजी किसको बोलते हैं? की को। चाबी और ताला अलग होते हैं कि नहीं होते? हाँ या ना? तो आप कहोगे भैया यानी कि इन्होंने कह दिया कि ये की है, तो चाबी होगी तो किसी चीज की होगी, एक लॉक की होगी। तो इन्होंने कहा वो लॉक जो है ना, वो लॉक जो है वो हमारा संविधान है, और जो की इन्होंने एक्सेप्ट किया ये बोल दिया इन्होंने प्रस्तावना को। यानी दोनों को अलग अलग कर दिया इन्होंने या नहीं? की कहते ही जी भैया। यानी प्रस्तावना और संविधान दोनों को इन्होंने बोल दिया कि दोनों अलग अलग हैं। अब जब बात होगी कि अलग अलग हैं, यानी कि अंग नहीं है, अंग नहीं है तो संशोधन किया जा सकता है? आप कहेंगे नहीं। तो यहीं पर यह बात आई कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। बात क्लियर है? अरे बोलो, आया मजा? प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने क्या मान लिया? नहीं किया जा सकता। आप समझ गए होंगे इतना तो
मैं समझूंगा कि आप इतना समझदार और होशियार हो गए होंगे कि संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह आपका अब अंग ही नहीं रहा है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये किसमें माना गया है? ये आपका बेरुबाड़ी केस में माना गया 1960 में। लेकिन इसके 13 वर्षों के बाद में केशवानंद भारतीवाद, कब का बताया था? केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारती केस 1973 में। 1973 में क्या कह दिया गया? यहां पर दो बातें आई आपका। पहली बात क्या मानी गई? प्रस्तावना, यानी कि जो उन्होंने कहा जस्टिस साहब ने, उस बात को बदल दिया गया। प्रस्तावना संविधान का अंग है, पूछा जाता है। यानी कि प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस में नहीं माना था? बेरुबड़ी में। और किस में माना? अब मैंने आपको बताया, अगर अंग आप कह रहे हैं तो अंग कह रहे हैं तो संशोधन हो सकता है या नहीं? जी भैया बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक बात और उन्होंने बताई, इन्होंने संविधान का मूल ढांचा भी स्पष्ट किया, बेसिक स्ट्रक्चर को भी बताया। क्या बोलेंगे? संशोधन किया जा सकता है। भैया इन्होंने बोला नहीं तो ऐसे तो रोज संशोधन को बैठ जाएंगे। और जो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि यहाँ पर न्याय ऐसा हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो, स्वतंत्रताएं यहाँ पर मिले आपका, किसी व्यक्ति को विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, उपासना की, तो कहीं ऐसा तो न हो कल को कोई पता चले कोई नया तरीके से भारत के संविधान के मूल्यों को खत्म कर दे कोई सरकार। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा, अमेंडमेंट कैन बी डन, लेकिन मूल ढांचा, बट द बेसिक स्ट्रक्चर विल नॉट बी चेंज, शुड नॉट बी चेंज, बदलना नहीं चाहिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो बात मैं आपको अब तक समझा रहा था, नहीं बदलना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी चेंज। बात समझ में आई? तो यहां तक क्या बात समझेंगे? संशोधन हो सकता है, क्या प्रभावित नहीं होना चाहिए? मूल ढांचा, यानी कि जो न्याय, स्वतंत्रता आदि की बात की गई है। अब इसी को आधार मानते हुए हमने संशोधन किया 3 वर्षों के बाद में ही। याद रख लेना, 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें अगर हम बात करें भाषाई रूप से तो 4 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है, और एक शब्द और भी है उसमें, लेकिन मुख्य रूप से जो शब्द पूछे जाए तो 3 कहेंगे। तो समाजवादी शब्द, यानी कि सोशलिज्म, ठीक है, एक आपका सेक्युलर वर्ड, पंथ निरपेक्ष, तो ये पहले नहीं था। तो मैंने क्या कहा, ये मत मान लेना कभी भी कि पहले हमारा देश का पंथ निरपेक्ष नहीं था, आप कहेंगे हमेशा से था। और अखंडता, यानी कि इंटीग्रिटी शब्द को हमने जोड़ा, इंटीग्रिटी शब्द को। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें बचता है। लास्ट टॉपिक ये है कि मुझे ये बताइए कि हमारी प्रस्तावना में मैंने आपको कहा कि न्याय 3 है, और मान के चलिए वो न्याय अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहे हैं तो वो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है या नहीं? हाँ या ना? यानी इसी को हम बोलते हैं, नोट करके लिखना, जो हमारी प्रियम्बल है, यानी कि जो प्रस्तावना है, वो परिवर्तनीय है या परिवर्तनीय नहीं है? तो आप बोलोगे ये परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल, यानी कि परिवर्तनीय न्याय क्या है? तो हम बोलेंगे न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, विल नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय कोर्ट। यानी फिर क्या फायदा हुआ इसका, प्रस्तावना को लिखने का? इतने सारे न्याय देने की बात की और व्यक्ति कोर्ट भी ना जा पाए तो फिर क्या महत्व रह गया? तो महत्व क्या? फिर उन्होंने बोला कि भाई जो भी हमारे संविधान में चीजें लिखी गई हैं वो एक ही दिन में अप्लाई नहीं हो सकती हैं। जैसे आप जानते होंगे, मैं आपसे पूछूं सूचना का अधिकार क्या हमारे पास था? लेकिन धीरे धीरे आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में सरकार लेके आई। राइट टू एजुकेशन 2009 जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, शिक्षा का अधिकार लेके आई बाद में। तो क्या बोले, गवर्नमेंट बोल रही बहुत आगे तक का हमने प्लान कर लिया है, संविधान निर्माताओं ने बहुत आगे तक की सोच रखी कि हम धीरे धीरे सारी चीजों को, जैसे हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों का हनन हो तो हम कोर्ट जा सकते हैं या नहीं? जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी में जो चीजें लिखी हुई हैं उनके लिए कोर्ट, आप कहीं नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो चीज है, लेकिन राज्य को यह कहा गया है कि आप इन चीजों को माने। बात समझ में आई? ये हमने प्रस्तावना में जो एक एक शब्द है उस शब्द की हमने व्याख्या की। व्याख्या को मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, फिर क्वेश्चन आप करेंगे एक बार। कुंजी गजेंद्र गडकर ने, स्पष्ट है सारी चीजें, ये तो स्टेटमेंट मैंने रिवाइज भी कर दिए थे। प्रस्तावना में 4 बातें, शक्ति का स्रोत भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया, शासन का स्वरूप में 4 बिंदु हम पे हमने बात करी, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, समाजवाद कैसा होता है ये मैंने आपको बताया। भारत में कैसा समाजवाद है? तो भैया लोकतांत्रिक समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इंडिया में, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पूछे जाते हैं सब प्रश्न। पंथ निरपेक्ष हमने बोला कि राज्य कोई विशेष धर्म नहीं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य में हमने लोकतंत्र को समझा 2 तरह का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यहाँ जनता सीधे नियंत्रण, भारत में अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष में भी कौन से होते हैं? एक संसदीय लोकतंत्र होता है, एक अध्यक्षात्मक। संसदीय में क्या होता है? कार्यपालिका और विधायिका के जो सदस्य हैं इनके बीच में जुड़ाव होता है, यानी दोनों आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। ये दोनों क्या बताया था मैंने आपको? आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, ये बात याद रखेंगे। ओके, अच्छा, उदाहरण भारत है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? संसदीय लोकतंत्र है, संसदात्मक लोकतंत्र। संविधान के स्वरूप में 3 न्याय की बात की हमने। 3 न्याय के बाद में हमने 5 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी होंगी ये बात की। समता हमने 2 होंगी, 2 समता में हमने भी बोला समान परिस्थिति होने पर समान व्यवहार। भेदभाव क्यों होता है ये भी बात मैंने आपको बताई। बंधुत्व में व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता अखंडता की बात हमने की। अधिनियमन की तिथि 26 नवंबर 1949। और प्रस्तावना में संशोधन क्या अंग होगा तो किया जा सकता है, और अंग नहीं है तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान में संशोधन की बात की गई है 368 में। अब तो अंग नहीं माना तो संशोधन नहीं हो सकता। बेरुबरी केस में अंग मान लिया है, केशवानंद भारती केस में, ठीक है, ऐसे याद रखना, केशव हमारे अंगों में समाये हुए हैं, तो अंग किससे माना था? केशवानंद भारती केस से, केशव अर्थात कृष्ण जी, ठीक है। तो संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए।
क्या बोलेंगे? जैसे ये मिला तो एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार हुआ है संशोधन? सिर्फ एक बार। पूछा जाता है प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ? सिर्फ एक बार। 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में जो साथी बात की गई है जिन मूल्यों की, अगर वो लागू नहीं हो रहे हैं तो कोर्ट जा सकते हैं क्या? नहीं, प्रवर्तनीय नहीं है। ओके, अब आ जाओ प्रश्नों की संख्या का उत्तर दे दीजिए फटाफट, 2 मिनट होंगे, फिर मेरी 3 बजे से एक क्लास और है। निरंतर खड़े ही रहना है हमें तो। लेकिन दोस्त हम बदलाव लेके आएंगे, क्रांति लेके आएंगे। एक क्रांति रूस में बदलाव की हुई, एक क्रांति आरडब्ल्यू की तरफ से होगी, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, अब वो लेके आएंगे हम। आप कोई भी परीक्षा देना, मैंने कहा कोई भी मतलब कोई भी, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था? कुंडली बनाते भैया मुंशी जी, मुंशी जी। हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? एकता का भाव किससे आता है? न्याय से? नहीं भैया, बंधुत्व। हम और आप एक हैं, एक ही परिवार के सदस्य। ये क्या हमारा भाईचारा है, बंधुत्व है हमारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है भारत किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो बाहरी नियंत्रण से हम मुक्त हैं, इसका मतलब ये पंथनिरपेक्ष हो गया, पंथनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? कहां से ली गई है हमारी प्रस्तावना? ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, संविधान की जो तीसरी बैठक थी। आपको कहीं नोट कर लेना इस बात में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के संविधान को पढ़ेंगे तो आप एक बात जानेंगे, लिखिए, प्रस्तावना की जो भाषा है वो किससे मैच करती है हमारी? प्रस्तावना की भाषा ये हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके संविधान को पढ़ोगे, वहां पर भी ऐसे ही मूल्यों की बात की गई है। ऐसे मूल्यों की बात की गई है जैसे भारत के संविधान में बात की गई है, गणतंत्र होने की बात की गई है। और प्रस्तावना का जो विचार है वो कहां से लिया गया है? यानी लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, या लिख लीजिए इस बात को कहीं पर, प्रस्तावना का जो विचार है वो लिया गया है कहां से? यूएसए से, अमेरिका से, अमेरिकी संविधान से। मैं आपसे पूछूं, आपको वो भूले तो नहीं है? संविधान सभा की कौन सी बैठक थी 13 को, जब लेके आए थे वो, क्या आपका उद्देश्य प्रस्ताव? नेहरू जी, याद है? क्या होगा थर्ड का भैया? सी होगा। थर्ड में क्या हो गया? अच्छा, पंथनिरपेक्ष बता दिया, बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, सॉरी ये बात थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। पंथनिरपेक्ष मतलब कोई राजकीय धर्म नहीं है हमारा, कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत के संविधान का प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रस्तावना में स्थिति की समानता और अवसर की समानता का उल्लेख है। अभिव्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता मूल प्रस्तावना में निहित नहीं थी, तो अखंडता सब तो बाद में जोड़ा गया, तो ये तो बात सही कह रहे हैं ये। और प्रस्तावना में साथी आपकी इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को बताया गया है। हाँ जी, तो 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। सीडीएस का इतना अच्छा क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है? अब क्रम बड़े ध्यान से पढ़ा होगा तो ही बता पाएंगे, बताओ भाई। तो सबसे पहले संप्रभु की बात की थी हमने, फिर समाजवादी को हमने समझा था, फिर पंथनिरपेक्ष को हमने समझा था, फिर हमने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को समझा था, लोकतांत्रिक गणराज्य को समझा था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? ये तो बहुत छोटी सी बात हो जाएगी। या साम्यवाद, अब समझ गए ना, साम्यवाद या मार्क्स की विचारधारा क्या थी? तो क्या साम्यवाद भारत में है? नहीं भैया, हम तो शांतिपूर्वक चीजों को कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो समाजवाद शब्द है, लोकतंत्र है, पंथनिरपेक्ष है, संघवाद, फेडरलिज्म नहीं है इसमें। संविधान की प्रस्तावना की कानूनी या वैधानिक प्रकृति क्या है? कानूनी या वैधानिक प्रकृति, यह परिवर्तनीय है? यह परिवर्तनीय नहीं है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल, इट इज नॉट एनफोर्सेबल, परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था भैया? 1976 में। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रस्तावना में मूल रूप से पंथनिरपेक्ष लोकमतात्मक गणराज्य शब्द नहीं था, ये बात कर रहे हैं। ये तो था भैया, दो शब्द, शब्द नहीं, अच्छा नहीं था, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पंथनिरपेक्ष को तो बाद में जोड़ा ना हमने। प्रस्तावना में संविधान की मूल संरचना निहित है, ये बात भी सही है। प्रस्तावना अपने पास अपने आप किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जहां भाषा अस्पष्ट है वह संविधान के विधिक निर्वचन के सहायक में प्रस्तावना पर विचार नहीं किया जा सकता, ये बात गलत कर दी इसमें, यही सही नहीं है। क्योंकि भाई मैंने क्या बताया कि प्रस्तावना लिखी ही इस बात को गई है कि संविधान के मूल्य समझ में आ सकें, और जहां संविधान की भाषा स्पष्ट हो जाए वहां पर प्रस्तावना को ध्यान में रखा जाए कि भैया अगर न्याय देना था तो कैसा न्याय था, समानता थी तो कैसी समानता की बात हमने की है। तो ये नहीं शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहा है, यानी विचार किया जा सकता है, इसीलिए तो प्रस्तावना लिखी गई है। यूपीएससी का थोड़ा टफ पूछेगा, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, अंग नहीं है? तो ये किसमें माना था? बेरूबाड़ी संघ मामले में। किसमें? बेरूबाड़ी संघ मामले में। AK गोपालन मामला जो है ना, ये इसके लिए एक छोटा सा मामला और लिख लो, मदन गोपाल केस, गोपाल से याद आता है मुझको, नोट बनाओ, मदन गोपाल केस 1957। इसमें क्या कहा गया था? इसी में कहा गया था कि जो प्रस्तावना है ना वो परिवर्तनीय नहीं है, प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, जो आपका क्या बोलेंगे, प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल। ये किस केस में कहा गया है? मदन गोपाल केस में कहा गया, 1957। 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया, मतलब पिछले फैसले को सुधारा और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? बताएंगे जी, किसमें कहा प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। भारत के आपका सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में परिकल्पना की है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है? ये किस बात में कहा गया था? देखो कितना जटिल प्रश्न बन जाएगा अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। अब दिमाग की कुंजी व्यक्ति तो सब जानते हैं, लेकिन पूछा किस मामले में, ना तो आपसे ये पूछ रहा है कि अंग है या नहीं है, तो आप कहेंगे कुंजी, की और लॉक अलग अलग बताया गया, यानी कि प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया। और प्रस्तावना को अंग किसमें नहीं माना गया है बताएं एक बार? बेरुवाड़ी मामले में, केशवानंद इसमें तो माना गया, तो आप कहेंगे भैया बेरुवाड़ी मामले में, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म दल की संज्ञा दी है? सूक्ष्म दल किसने कहा था कि भाई सब लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जो आलोचना की गई? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। किसने? ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है। 1832 में समाजवाद शब्द पहली बार, ये अच्छा प्रश्न है, ये मेरे आपके लिए इसलिए लेके आया क्योंकि इसका जनरल हमारे सिलेबस से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो समाजवाद शब्द पहली बार एक फ्रांसीसी पत्रिका में छपा था और उस फ्रांसीसी पत्रिका का नाम था ले ग्लोब, इसको भी याद रखेंगे। भारतीय लोकतंत्र प्रणाली कैसी है?
इनमें से कोई नहीं। सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप है क्या? हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। प्रकृति में बहुदलीय, क्या हमारे यहाँ मल्टी पार्टी होती है? जी भैया। और साथ में हमारा लोकतंत्र कैसा है? संसदीय लोकतंत्र है। कैसा है? उपदलीय। सब पार्टी थोड़ी ना होती है हमारे यहाँ, मल्टी पार्टी होती है। बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं और संसदीय लोकतंत्र होगा। ठीक है। भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से उधार लिए गए हैं? न्याय के आदर्श, जो न्याय की बात थी, तो रूसी की क्रांति से लिया था, तो बोलेंगे यूएसएसआर, हालांकि उसके बाद बना था। एग्जामिनर को लिखना चाहिए यहाँ पर रूसी क्रांति, अभी पूछा 2024 में। निम्नलिखित में से किसे पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार संविधान की आत्मा माना गया है? तो ठाकुरदास भार्गव ने किसको संविधान की आत्मा माना है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को। प्रसिद्ध पुस्तक वी द पीपल किसने लिखी है? नाना पालकीवाला, जो एक एडवोकेट थे, जिन्होंने संविधान सभा का परिचय पत्र कहा प्रस्तावना को। प्रसिद्ध प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करूंगा कक्षा में हमारी जो ऊर्जा या हमने जो समझने पर आपका ध्यान दिया होगा। आज के बाद आप भारत के सिर्फ प्रस्तावना आपने नहीं पढ़ी, भारत के संविधान के क्या मूल्य हैं उन सबको आपने समझा है और बहुत विस्तार से समझा है। लिखना ना भूलें कक्षा आपको कैसी लगी। और साथ ही अब आपके पास 2 दिन होंगे, जब जब आपके पास 2 दिन हो पिछली कक्षाओं को रिवाइज करते रहिए। हम मिलेंगे सोमवार को। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बहुत सारा प्यार।